हमारे बीच कुलदीप विद्यार्थी जी अवेलेबल हैं। और कुलदीप जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंसान को एक डिग्री लेना बहुत मेहनत का काम लगता है, और इन्होंने तीन तीन तो एमए की डिग्री ली हुई है 100 से अधिक राष्ट्रीय और अलग अलग मंचों पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और सबसे जो प्रभावशाली बात इनके बारे में मुझे लगती है कि हम सब बात करते हैं कि ये जो धर्मांतरण होता है, लोगों का धर्म बदलने का जो एक रैकेट चल रहा है भारत में, इससे हर सनातनी को, हर हिंदू को बहुत कष्ट होता है। तो कुलदीप विद्यार्थी जी ने अब तक 1 लाख लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है। और आप सबने जौनपुर की 2018 की खबर जरूर देखी होगी, जहां पर इन्होंने 12 गांव की घर वापसी करवाई थी। 12 लोग नहीं, 12 गांव जो पूरे के पूरे धर्मांतरण कर चुके थे, उनकी घर वापसी कराई थी। एक बार जोरदार तालियों से कुलदीप विद्यार्थी जी। हमारे बीच में जय आदित्य चक्रवर्ती, एक बहुत ही यंग बच्चा बैठा हुआ है। मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं इसलिए आपको बच्चा बोल रहा हूं बुरा ना मानना। ये इस समय 10th स्टैंडर्ड में है, और ये यूथ इग्नाइट का जो मंच है, इसका पर्पज ही ये रहा कि वो डिस्कशन किए जाएं, इस तरीके के लोगों को बुलाया जाए ऑडियंस में भी और मंच में जो रियली यूथ है, ताकि वो एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 8वीं कक्षा में इनके अंदर एक ऊर्जा और एक रुचि जागी कि मुझे वेदों के बारे में, हमारी पारंपरिक सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ना है। और वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पिछले 2 साल से बहुत एक्टिवली टेलीग्राम, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां जय आदित्य चक्रवर्ती जी के लिए। हमारे बीच जो एक और गेस्ट हैं वो हैं अमरजीत विद्यार्थी जी। जोरदार तालियां। अभी अभी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से अपनी रिसर्च कंप्लीट करके ये आए हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनकी गुरुकुल कांगड़ी, जो हम सब लोग जानते हैं, हरिद्वार में है, वहाँ से हुई है। पीएचडी स्कॉलर हैं आईआईटी खड़गपुर के, और बहुत ही अच्छी रोचक चीज़ों में पीएचडी कर रहे हैं। जल्द ही डॉक्टरेट मिलने वाली है। इस सबसे आपको पता चल गया होगा यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं वो काफ़ी विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में एक गहरी समझ रखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मेरा परिचय, मेरा नाम कार्तिक यादव है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ। मेरी खुद की आईटी मार्केटिंग फर्म है। लेकिन सनातन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके मन में भी एक सवाल उठा होगा कि यार कुछ तो बात है कि इतनी सभ्यताएं हुआ करती थी, मिस्र की, यहाँ की, वहाँ की, इजिप्ट की, सब चली गई, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू करा। अपने गुरुओं को सोशल मीडिया पे सुनने से मेरी शुरुआत हुई, और यूट्यूब के 2-3 वीडियोस ने मेरा जीवन बदल दिया। और पिछले 2-3 साल से मैं बहुत एक्टिव हूँ इस चीज़ में। 1 साल के करीब लगभग मैंने अपना आश्रम में बिताया है, 9 महीने कोयम्बटूर में, जहाँ पर मैंने योग सीखा, सारी चीज़ें सीखी। और फिर मुझे लगा कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा काम किया जाए जो कि यूथ को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, और उस तरीके के मंच का भी मैं डिकोडिंग विद कार्तिक का संचालन करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हमने महाराष्ट्र मराठा की बात की, तो आशीष जी, सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो मेरे को देखने को मिलती है वो महाराष्ट्र से मिलती है कि कोई एक इंसान मुंबई जाकर या पुणे जाकर नौकरी करने जाता है, एक छोटा सा बच्चा, ठीक, और वहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय है या वो किसी रेस्टोरेंट में है या वो कहीं पर भी है, तो उसको लोकल्स लोग पकड़ के ना पिटाई कर देते हैं और बोलते हैं कि मराठी सीखो। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नमस्कार आप सभी को। देखिए, भाषा का ये जो विवाद चल रहा है, या इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो भाषा के विवाद को जो उछाल रहे लोग होते हैं, बहुतांश रीति में आप देखेंगे कि ये सारे की सारी एक तो पॉलिटिकल पार्टीज है, या ऐसी कोई बात करने वाला व्यक्ति आपको अगर मिल जाए कि तुम मराठी सीखो या आपको पीट दिया जा रहा है, तो बहुत मेजॉरिटी मायने में ये कोई एक तो ऑटो वाला होता है या ठेले वाला होता है, और ये प्रेरित होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या इनके मन में ये बात बता दी जाती है कि देखो हम तो माइनॉरिटी सेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने भाषा को बचाएं, अपने मराठी जाति को बचाएं, अपने मराठावाद को बचाएं। यहाँ पे
दो चीजें प्रखर रूप से आपको समझनी होगी कि यदि आपके साथ में ये सब हो रहा है तो ये उस राज्य के सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 संविधान का हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी राज्य में जाके कार्य कर सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। अब रही बात आप वहां पे कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। आप यदि टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे भाषा को समझ के जाए या उसे सीख के जाए। हाँ, लेकिन यदि आप तकरीबन 6 महीना, 1 साल, 2 साल लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप पूर्ण भाषा सीखें। लेकिन आप यदि 25-30 शब्द भी सीख लेते हो, मैं आपको ये आश्वासित करता हूँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, आप केरला में जाए, तमिलनाडु में जाए, जहां भी ये बात चल रहा है, आप सिर्फ 25-30 शब्दों को सीख लीजिए। ये हर नेता करता है, ये हर नेता करता है क्योंकि उसे पता होता है लोगों को क्या चाहिए। बिल्कुल सही। आप 25-30 शब्दों को सीख लीजिए। और जैसे मराठी में भी आपको एक वाक्य सिखा देता हूं, यदि आप आ भी रहे हो तो बोलिए कि मला माफ करा, मी मराठी शिकतोय, यानी मुझे माफ करिए, मैं मराठी सीख रहा हूं, मराठी माणूस होण्याचा प्रयत्न करतो, मैं मराठी आदमी होने की कोशिश कर रहा हूं। आप यदि ये 2-3 वाक्य भी बोल देते हैं तो मुझे लगता है वो खुश हो जाएंगे। मतलब एक मराठी आदमी भी उन्हें जितना खुश नहीं कर सकता उतना एक हिंदी आदमी उन्हें खुश कर देगा। अब रही बात ये विवाद शुरू कब से हुआ, ये विवाद अभी इतना तीव्र नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उसकी तीव्रता दिखाई जा रही है। विवाद बहुत पहले शुरू होता है। यदि हम इसके इतिहास में भी जाए तो 1920 के दरमियान, जिस समय पे पूरे भारत में मेन पार्टी हमारी कांग्रेस हुआ करती थी, जिसमें लोकमान्य तिलक, सावरकर तो चलो कांग्रेस में नहीं थे लेकिन फिर भी वो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, गांधी जी, ये सभी लोग जब वहां पे हुआ करते थे तो इन सभी लोगों ने ये मत बनाया था कि महाराष्ट्र कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस ये अपने हिसाब से कार्य करेगी, लेकिन स्पेसिफिकली यदि हमें भारतवर्ष में पूर्णता कार्य करना है तो हमें किसी एक भाषा की जरूरत होगी। और उन्होंने उस समय पे इसे राष्ट्रभाषा के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था। अब हमारी भारत की तकलीफ क्या है कि जिस समय पे हम क्राइसिस में होते हैं तो हमें यूनिटी बराबर याद आती है, लेकिन जिस समय पे हम क्राइसिस में नहीं होते हैं तब हमें याद आता है कि भैया भारत में तो महाराष्ट्र बड़ा है, भारत में तो दिल्ली बड़ा है, भारत में बंगाल बड़ा है, भारत में तमिलनाडु बड़ा है। तो जब तक आपको गुलाम नहीं बनाया जाता आप यूनाइट नहीं होते। 1920 में ये डिस्कशन चला, गांधी जी ने उस समय पे फॉर्मेशन वगैरह किया था साउथ इंडिया हिंदी मूवमेंट वगैरह के लिए। उसके बाद में 1947 आते आते ये सारी चीजें हम लोग भूल गए। अब 1947 के बाद में भाषा के मांग के लिए बातें तीव्र हो गई। सबसे पहले तीव्रता उठी आंध्र प्रदेश में। 1948 में नेहरू जी ने एक समिति का कमीशन बैठा है, उसमें यह बात हुई कि भाषा के हिसाब से आपको, लैंग्वेज के बैरियर के हिसाब से आपको राज्यों का विभाजन नहीं करना चाहिए। समय के साथ में आंध्र प्रदेश में बहुत तीव्र मांग उठी। वो तीव्र मांग के चलते हुए, मतलब मांग इस तरह से उठी थी कि आज दंगा हो जाएगा और दंगा इतना भयंकर होगा कि सिविल वॉर छिड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश वर्सेस ऑल। उस मांग के हिसाब से जेपीई कमेटी बनी जिसमें नेहरू जी थे और पटेल जी भी थे। तो उस मांग के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि आंध्र प्रदेश को हम भाषा का राज्य दे देता है। अब आंध्र प्रदेश ने यदि ये कहा कि हमें चाहिए तो बाकी राज्य क्यों पीछे रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो बाकी राज्यों ने भी उसी तीव्रता के साथ में उस विवाद को उठाया। अब ये विवाद केवल आंध्र प्रदेश के भीतर में नहीं था, ये विवाद गुजराती और मराठी के बीच में भी था। तो 1960 में गुजराती, 60 आते आते गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हो गया, जो पहले एक बॉम्बे स्टेट करके था। उसके पूर्व यदि आप देखोगे तो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी झगड़ा था, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी झगड़ा था, जो आज भी चल रहा है। क्योंकि कर्नाटका के कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां पे वो लोग कहते हैं कि ये लोग आके तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, और कुछ कर्नाटका वाले कह रहे हैं कि भैया ये लोग आके तमिल में बात कर रहे हैं, तमिल वाले कह रहे हैं कि ये लोग आके कन्नड़ा में बात कर रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि देखो, भाषा लोगों को सिर्फ यूनाइट नहीं करता, भाषा लोगों को तोड़ भी सकता है। यूनाइट वो उस समय पे करता है जैसे कि यदि हम सब एक ही भाषा बोल रहे हैं
तो हम यूनाइटेड रहेंगे। लेकिन यदि कोई दूसरी भाषा में मुझसे बात कर रहा है तो मेरा समूह उस समूह को दुश्मन समझेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, हमारे डीएनए में ये छपा हुआ है स्टोन एज के समय से, कि भैया हर व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए एक दुश्मन चाहिए होता है। हर व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए एक दुश्मन चाहिए होता है। यदि आपका दुश्मन नहीं है तो आप समझिए आप सन्यासी हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो एक दुश्मन आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप अपने आप से लड़ोगे या अपने आप को बनाओगे कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। गृहस्थ जीवन के बाद तो एक दुश्मन मिल जाता है फिर क्यों? चलिए आगे चर्चा करते हैं प्लीज। तो इसी हिसाब से अब एक बात समझिए कि जब हम दुश्मन की बात कर रहे हैं तो हम एथनिसिटी के हिसाब से भी दुश्मनी बनाते हैं। अब जिसमें यदि मैं आपसे कहूं कि एक एथनिसिटी हमारी आएंगी भारतीय के तौर पे, तो हमारा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। उसके नीचे अगर आप आओगे तो हम धर्म के हिसाब से बट सकते हैं। उसके भी नीचे अगर आप आओगे तो उसमें भी सबसे करीब जो होती है, जैसे हम मातृभाषा कहते हैं, वो होती है भाषा। तो भाषा को लेके भारत में हर व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को करीब समझता है। भाषा एकदम दिल के करीब होती है, क्योंकि 3 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसका धर्म क्या है, लेकिन 3 साल के 2 साल के बच्चे को शायद ये पता हो सकता है कि उसकी भाषा क्या है। ना पता हो तब भी उस भाषा में वो बात करता है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो पूरे भारत में 45% लोग हिंदी में बात करते हैं। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, ये नई तो नहीं है, ये 1968 के दरमियान इंदिरा गांधी जी ने भी इस पे काम करने की कोशिश करी थी। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एक फॉर्म हुआ था 1948 में, जिसमें स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज कंट्रीज है ये, तो उस कंट्रीज के हिसाब से इन्होंने ये लागू करने की कोशिश करी थी कि हमें भारत में भी 3 लैंग्वेज बोलनी चाहिए। और ये न्यूरोलॉजिकल स्टडीज भी है कि एक व्यक्ति जितनी ज्यादा भाषाएं जानता है उसे अल्जाइमर का खतरा उतना कम होता है। मतलब यदि मैं एक भाषा जानता हूं तो 5 साल मुझे अल्जाइमर 5 साल देरी से होगा, 2 जानूंगा तो 3 साल उसे कम कर लीजिए, और एक भाषा जानूंगा तो उसे 5 साल और रिवर्स ले जाइए। तो इस हिसाब से भी ये एक एडवांटेज है। और नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1968 में ये करने का प्रयास किया गया। अब इसमें गलती किसकी है, एक बात ध्यान से समझिए। मैं महाराष्ट्र की भूमि से आता हूँ। महाराष्ट्र की भूमि से आके मैं दिल्ली में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का गजर करता हूँ या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताता हूँ, ये हिंदी का एडवांटेज है मुझे आने वाले। लेकिन एक व्यक्ति जब हिंदी के तबके में रह रहा है, ये जो एथनिसिटी का जो प्राइड है वो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है, वो यहाँ देखा नहीं जाएगा। एक हरियाणवी व्यक्ति जब पंजाबी व्यक्ति से बात करता है या एक बंगाली, एक बिहारी व्यक्ति यूपी वाले व्यक्ति से बात करता है तो उससे हिंदी में बात कर लेता है। वो उससे ये नहीं कहेगा कि मैं मैथिली में ही बात करूंगा, या फिर एक हरियाणवी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं हरियाणवी में ही बात करूंगा, क्योंकि ये सभी लोग एक हिंदी के तबके पे यूनाइट हो चुके हैं। यहाँ तक कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री भी बनना है तो उसे यूपी में से इलेक्शन लड़ाना पड़ता है, इसलिए वाराणसी में से मोदी जी भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये जो एथनिसिटी वाला प्राइड है वो हिंदी तबके में ज्यादा नहीं है। अब जो कि हमारी राज्य भाषा हिंदी है, ऑफिशियल जो हमारे भारत की भाषा है, जिसमें हम लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं हमारे पार्लियामेंट या इसका, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस समय पे एनपीई लागू हुई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में, तो उस समय पे कई सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने 3 भाषाओं को अपनाया था, जिसमें से एक महाराष्ट्र भी था। अब इसमें भी क्या हुआ, बहुत राज्यों ने एक गड़बड़ ये कर दी कि इन्होंने तीसरी भाषा के तौर पे संस्कृत को रखा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। संस्कृत चलन में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। आप यदि मुझे कहेंगे कि नहीं तमिलनाडु या कन्नड़ा में एक गांव है जहां पे रोज की दिनमर्रा के काम में वो बोली जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारतवर्ष में कह रहा हूं। भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पे बात करने वाली वो भाषा नहीं है। हाँ, किसी को रिसर्च करना है, किसी को अपने वेदों का अध्ययन करना है, उसके लिए वो आने वाली भाषा जरूर है। तो उस समय पे यदि कोई एक हिंदी का राज्य या हिंदी भाषा के लोग ये निर्धारित कर लेते कि हाँ, हिंदी अंग्रेजी के साथ में हम भारत की किसी एक और भाषा को समझेंगे, जैसे हम कन्नड़ा में बात करना चाहेंगे या मराठी में बात करना चाहेंगे या पंजाबी में बात करना चाहेंगे, तो ये विवाद कम हो जाता। ये विवाद उस समय पे कम किया जा सकता था। और भाषा को पढ़ाना एक तरह से ये स्कूलों का काम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूर्ण भाषा सीखनी, टूटी फूटी भी अगर आप सीख लेते तो आपका काम बन जाता, इतना विवाद नहीं होता।
भाषा आपको स्कूल नहीं पढ़ाती, वो आपके माँ बाप ही पढ़ाते हैं। तो ये बात भी कहना कि अगर स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है तो हम अपनी भाषा को भूल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति स्कूल में जाके भाषा नहीं सीखता है, वो 2 या 3 साल का होता है तब घर में ही भाषा सीखता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यदि हिंदी को आपको मजबूत करना है और हिंदी को आपको पूर्णतः भारतवर्ष में फैलाना है, तो इकोनॉमिकल एडवांटेजेस हिंदी के क्या है ये भी आपको सबको बताना पड़ेगा। क्योंकि जिन राज्यों से ये विरोध आता है उन्हीं राज्य के मूवीज आज पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा चुके हैं। फिर चाहे वो कांतारा हो, बाहुबली हो, वो पैन इंडिया हिट तब तक नहीं बनती जब तक वो हिंदी में रिलीज नहीं होती। बिल्कुल सही। तो इकोनॉमिकल एडवांटेजेस क्या है ये आपको उन राज्यों को बताना पड़ेगा। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फॉर्म के मतलब मल्टी बिलियनियर कंपनी के ओनर है, वो तमिलनाडु से आते हैं। जोहो के यस, जोहो के जो ओनर है वो तमिलनाडु से आते हैं और वो तमिलियन है। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदी सबको सीखनी चाहिए क्योंकि आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पे रहती है। तो दिल्ली के तख्त पे अगर आपको बैठना है या किसी भी राज्य को ऐसा लगता है कि उसकी संस्कृति ये संपूर्ण भारत में जाए, उसका कल्चर ये यदि संपूर्ण भारत तक पहुंचाना है, आपके कैपिटल के माध्यम से, जैसे मैं दिल्ली के मंच से बात कर रहा हूं तो दिल्ली के मंच को पूरा भारत सुनता है, लेकिन दिल्ली के मंच से यदि आप बात कर रहे हो तो आपको किसी एक भाषा का चयन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दो, ये हमारे खुद के प्राइमरी लेवल पे, हमारी खुद के कॉन्शियस लेवल पे हमें ये समझना होगा कि यदि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास या मराठाओं का इतिहास या महाराष्ट्र का इतिहास जब तक मराठी में आपको बताने के लिए सज्ज नहीं होता, हिंदी में बताने के लिए आपको सज्ज नहीं होता, वो इतिहास महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हर राज्य के लोगों की जिम्मेदारी है कि यदि उन्हें अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए पूरे भारत में फैलाना है तो उन्हें उस लैंग्वेज को अपनाना होगा जो इस राष्ट्र की है। एक तरह से देखा जाए तो आप पे हिंदी नहीं थोपी गई थी, आप पे अंग्रेजी थोपी गई है। हर स्कूलों में अंग्रेजी कंपलसरी होती है, थोपी आप पे अंग्रेजी गई है। तो अंग्रेजी भी सीखना जरूरी है क्योंकि पैन वर्ल्ड के लेवल पे अगर आपको जाना है, भारत को अगर अमेरिका या बड़े बड़े देशों में आपको परचम फैलाना तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत की अगर आपको दुनिया में रहना है, भारत, तो आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा और ये आपके अपने कॉन्शियसनेस से आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आशीष भारतवंशी यदि हिंदी में बात नहीं करता तो भारतवंशी नहीं होता, महाराष्ट्रवंशी और मराठी तक ही सीमित रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और इस बात से तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि सबसे पहले ना सरकारों को तो समझ में आता भी है, पर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, बट लोगों को ये समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा कि अगर आप ये हिंदी सीखते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के जो नए द्वार खुलते हैं वो बहुत बड़ी बात है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इस समय आपको हिंदी नहीं आती तो आप इस मंच पे नहीं होते। ऐसे कितने ही मंचों से आप वंचित रह जाते अगर आपको हिंदी नहीं आती। आपके YouTube पे 9-10 लाख फॉलोअर्स हैं, उनमें से शायद आधे से ज़्यादा चले जाते अगर आपको हिंदी नहीं आती। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ये थोपने वाली बात नहीं है और ये एक आपकी अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा बढ़ाती है, इसलिए हिंदी को सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे बीच में आचार्य तितिक्षा जी भी आ गई हैं, इनको जब इन्वाइट करेंगे तब इनके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। बहुत बहुत वेलकम आपका। अब मैं इसके बाद मैं कुलदीप जी आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका इस टॉपिक के ऊपर आप इसको भाषा को किस तरीके से देखते हैं, या आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, या फिर इस तरीके का जो भी एक आक्रोश अलग अलग स्टेट से हम जो लड़ाइयाँ झगड़ा देखते हैं, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या मत है? धन्यवाद कार्तिक जी, बहुत बढ़िया विषय है। और मैं पहले वाले सत्र को आपके देख रहा था, आपके अंदर वाक पटुता है और ये वाक पटुता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो अपने काम में सफल होता है। ये वाक पटुता भी हमारी हिंदी का शुद्ध शब्द है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूँगा। आशीष जी ने बहुत बढ़िया बातें रखी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। आपको मैं वो भारत का इतिहास याद कराना चाहता हूँ जब 712 ईस्वी में राजा दाहर के ऊपर आक्रमण हुआ।
सिंध प्रांत के अंदर, और वो पहला आक्रमण जब भारत के ऊपर हुआ, उस आक्रमण के बाद में मुगलों ने उधर से रास्ता बना लिया और भारत पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। उस कब्जे के साथ साथ भारत के ऊपर एक भाषा थोपी जा रही थी। जहां वो भारत को गुलाम बनाते जा रहे थे, वहां एक नई भाषा ने जन्म लिया। हिंदी भाषा से तो उनके पास में ग्रामर आई, और फारसी से उन्होंने शब्द लिए, एक नई भाषा जन्म लेगी जिसका नाम है उर्दू। वो आगे बढ़ता चला गया। वो जब हम पढ़ते हैं तो बड़े हमले हुए भारत के अंदर, और जो भी आया उसने अपनी भाषा भारत के अंदर थोपने का काम किया। लगभग 1700 और 1800 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई। उसने भी भारत को गुलाम बना करके अपनी विचारधारा लोगों के ऊपर थोपी, और एक सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, चूंकि आशीष जी भी बोल रहे थे, अगर रोजगार के नए अवसर आप तलाश करके दे सकते हैं हिंदी को, तो हिंदी बढ़ सकती है। मैं उनको बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अंग्रेज ने वही टुकड़ा भारत के सामने फेंका, और अपने अध्यापक लगा करके इंग्लिश के, पहले तो भारत के लोगों को जैसे एज ए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ने के बाद में जो इंग्लिश बोल पाया, इंग्लिश समझ पाया, उसको एक ओहदे पर बैठा दिया। रोजगार मिलना शुरू हुआ, अंग्रेजी भारत के अंदर तेजी से पनपने लगी। और ये स्थिति भारत ने देखी, जिस देश के अंदर लगभग 5 लाख गुरुकुल होते थे, जो संस्कृत का प्रचार प्रसार करते थे, हिंदी भाषा की वकालत करते थे, स्थानीय भाषा की बात करते थे। मैं मराठी की, तेलुगु की बात, मैं बंगला की नहीं करूंगा, मैं भोजपुरी की बात नहीं करूंगा, ये तो हमारी है, और उसका उदाहरण लेके समझाऊंगा आपको, आपकी समझ में बात आएगी। ये जो लड़ाई चल रही है, इसको मैं बहुत बड़ी लड़ाई नहीं समझता, ये ओछी मानसिकता है, छोटी लड़ाई है। क्योंकि माँ में और बेटी में झगड़ा कभी समानता का हो नहीं सकता। हिंदी माँ है, और ये जो दूसरी भाषा है, ये सब इस माँ की बेटियां हैं। तो आज बेटियां थोड़ी बड़ी हो रही हैं, ओहदेदार हो, तो माँ से लड़ करके अपना हक मांग रही हैं, उनका अधिकार बनता है। वो विषय बाद में रखूंगा। जब भारत स्थिति बिगड़ती जा रही थी, हम अपनी सब चीजों को खोते जा रहे थे। हमारे पास न वेशभूषा अपनी थी, बोलचाल अपनी रही। जब स्थिति भारत की बिगड़ती जा रही थी, उस बिगड़ती भारत की स्थिति में 1824 में एक महापुरुष ने जन्म लिया गुजरात में। सुनते रहे ना मेरी बात। ये झगड़ा आपका जो स्थानीय भाषाओं का यहीं खत्म होगा। गुजरात में जन्म लेकर के उसकी जो भाषा थी माता ने सिखाई, वो गुजराती थी। गुरुजी के पास में गुरुकुल में पढ़े तो उन्होंने संस्कृत पढ़ी, वेद याद किया, कंठस्थ किया संस्कृत में। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे चलते 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 उसने भारत के अंदर एक बात कही, और मुझे वो दिन याद आता है। वो व्यक्ति कौन था आप सब समझ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। गुजराती में बोलते थे, गुजराती थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब घर छोड़ना पड़ा। आप सब जानते हैं, मोक्ष की खोज में, अर्थात वो सच्चे शिव की खोज में जब निकल गए घर से और बाहर निकले, उन्होंने भारत की स्थिति को जब गहराई से देखा। एक व्यक्ति से एक दिन आशीष जी नाम पूछा उन्होंने, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने नाम बताया कि मेरा नाम मल खान है। स्वामी जी ने कहा मल ही बहुत था, खान लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तब स्वामी जी के दिमाग में एक विचार आया कि ये जो मेरे सामने जो ये स्थिति भारत की बर्बाद हो रही है, कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा को भी खोते जा रहे हैं। क्योंकि जो नाम है किसी के भी, अभी कल छवि मेरे से पूछ रही थी, उसने कहा भैया नाम से कैसे तुम पता लगा लेते हो कि किस कहां से बिलोंग करता है व्यक्ति। क्योंकि नाम रखने का भी एक व्यक्ति के अंदर एक तरीका होता है, एक बुद्धि होती, ओहदा होता है, एक स्तर होता है, उस स्तर के आधार पर नामकरण करता है। संस्कृत के आसपास अगर कोई नाम मिलता हो किसी का शुद्ध संस्कृत में, तो यह समझ लेना चाहिए वो विद्वानों के परिवार से कोई ना कोई इसका संबंध है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस चीज को गहराई से देखा, तो मुझे इस मंच पर बैठे हुए आज खुशी हो रही है। मैं बात उस 19वीं शताब्दी की 1875 से पहले की करूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा
इस हिंदी की वकालत के लिए गुजराती व्यक्ति ने सबसे पहला कदम उठाया और गुजराती होते हुए हिंदी में एक सबसे बड़ा एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मुश्किल तो बड़ी रही होगी और मैंने पढ़ा भी है। स्वामी जी ने जब अपने भाष्य लिखे हैं भाष्य, तो जो भाष्यकार वो रखते थे या लेखक लिखने वाला रखते थे तो वो कई बार गड़बड़ करता था, क्योंकि स्वामी जी को हिंदी नहीं आती थी। स्वामी जी ने हिंदी सीखी, संस्कृत में बोलते थे, उन्होंने हिंदी सीखी, गुजराती थे, हो सकता तो वो भी गुजराती में ग्रंथ लिख देते। पर मैं आप लोगों से कहूँगा, भारतवंशी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि मैं अगर मराठी बोलता तो मैं मराठा होता, भारतवंशी हूँ इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ। और स्वामी दयानंद ने इसी काम को किया। स्वामी जी ने गुजराती होते हुए, मूल गुजराती होते हुए, संस्कृत का विद्वान होते हुए, संस्कृत को जानने वाला होते हुए भी हिंदी में लिखा। क्यों? क्योंकि स्वामी जी समझ गए थे अगर मैं गुजराती बोलूंगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगी, और मैं संस्कृत बोलूंगा तो लोगों का स्तर इतना गिर चुका है कि वो संस्कृत समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी जान चुके थे इस समय पर 30 करोड़ जनसंख्या में लगभग 25 करोड़ लोग इस समय पर हिंदी को समझने और बोलने वाले हैं। ये बात अलग है कि वो शुद्ध हिंदी ना हो उनके पास। हिंदी भी एक हिंदी नहीं, जब आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वो शब्द बदलते हैं। और मैंने एक यात्रा आजकल मेरी सोशल मीडिया पर चल रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। उस यात्रा का नाम है अरब में मेरे 7 साल। भारत में जितने लोग आए, आप अंतर देख लीजिए हिंदी का। और मैं चाहूंगा हो सकता है तो जीवन में इसको याद रखना, भारत में जितने लोग आए, चाहे आक्रमणकारी आए, आक्रांत आए, जो भी आए, उन्होंने भारत की भाषा को बदलने का काम किया। लेकिन मेरे दयानंद सरस्वती का शिष्य रुचिराम आर्य भारत से पैदल यात्रा करके पूरे अरब में 7 साल में घूम गया। अरबियों की भाषा नहीं बदली, बल्कि अरबियों को सुनता सीखता चला गया। उसने भाषा नहीं थोपी अपनी, उनकी भाषा समझ ली और वो घूम गया। 7 वर्ष उसने अरब में बिताए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कोई गाइड नहीं रखा हुआ था, जैसे आजकल दुभाषिया रख लेते हैं, मेरी भाषा दूसरे को दूसरे की मुझे बताने वाला, एक भी दुभाषिया साथ में नहीं था। पैदल यात्री, कारण क्या है? जब आप अपने केंद्र से चलना शुरू करते हो पैदल, तो पैदल चलते चलते आपको भाषा की समस्या कभी नहीं आती, क्योंकि पूरी की पूरी भाषा कभी कहीं किसी देश की, किसी राज्य की, किसी क्षेत्र की नहीं बदलती है, बस शब्द बदलते चले जाते हैं। और जब एक लंबी दूरी पर जाकर के आप पहुंचते हैं तो पूरी भाषा आपको बदली हुई दिखाई देती है। मैं यहां से दिल्ली से चलता हूं, मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा तो पूरी भाषा मध्य प्रदेश की और दिल्ली की अलग बोलो नहीं होगी। मध्य प्रदेश से और थोड़ा सा मैं आगे को चलूंगा, मैं महाराष्ट्र में धंस जाऊंगा तो मध्य प्रदेश की वो वाले क्षेत्र की और महाराष्ट्र की भाषा बहुत ज़्यादा बदली हुई बोलो नहीं होगी। और उससे मैं आगे दूसरे राज्य में जाऊंगा तो और बदली नहीं होगी, क्योंकि शब्द बदलते चले जाते हैं धीरे धीरे, पूरी भाषा नहीं बदलती। भाषा की समस्या उनको आती है जो द्रुत गति से यात्रा करते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं उनको भाषा की कोई समस्या कभी नहीं आई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस हिंदी की वकालत की, और केवल स्वामी जी ने नहीं की, मेरे पास कितने उदाहरण हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हुए पंडित लेखराम कुलियात आर्य मुसाफिर नाम की पुस्तक लिखी, हिंदी में लिखी। स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी, हिंदी में लिखी। उनके बेटों ने पुस्तक लिखी, एक ने लिखी मेरे पिता, हिंदी में लिखी। और मैं आपसे कहूं, दोनों पंजाबी परिवार से थे, मूल पंजाब से आते थे, पंजाबी भाषा जानते थे, बोलते थे, पंजाबी का व्यवहार पूरा चलता था। लेकिन जब ग्रंथ लिखने की बात आई तो हिंदी में लिखा। और मैं आपसे कहूंगा, संस्कृत माँ है, संस्कृत की बेटी हिंदी है, और हिंदी की और बेटियां ये जन्म ले गई हैं, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे आप इधर को जाएंगे मैथिली हो, अवधी हो, ये जितनी भी भाषाएं आपके सामने आती हैं, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, ये सारी भाषाएं जो भी हैं ये हिंदी की बेटियां हैं। और माँ के साथ में जब ये संवाद करती हैं तो बेटियों को ये लगता है कि हमारी जो इज्जत है, हमारा सम्मान है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। भारतवंशी जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, वो कह रहे थे कि 45% लगभग भारत में लोग हिंदी बोलने वाले हैं। और ये सर्वे अभी हुआ नहीं है, 2021 में होना था वो नहीं हुआ, 2024 में सोच रहे थे नहीं हुआ, अब 25 में भी नहीं हुआ। ये केवल अंदाज है। जिस समय पर 1991 में भारत का सर्वे किया गया था भाषा का, आपको याद रखना चाहिए, उस समय पर भारत के अंदर 39% हिंदी बोलने वाले लोग थे। जिस समय पर 2001 में सर्वे हुआ, उस समय पर हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी हुई? लोग आज
हिंदी दिवस मना करके हिंदी को बचाने की बात करते हैं, पर मुझे लगता है हिंदी पर कोई संकट मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मेरा ग्राफ बढ़ रहा है। जब 2001 में सर्वे किया गया तो वो प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, संख्या की नहीं, प्रतिशत 39 से 41 पर पहुंचा, और जब वो 2011 में सर्वे किया गया तो वो 43.6 पर पहुंचा, और अब वो अनुमान लगाया जा रहा है वो 45 से 46% के आसपास पहुंचेगा। कारण क्या है? अभी बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे कि बाहुबली फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े, मैंने भी देखा उसको, दोनों देखी, और बाहुबली पहले आए फिर 2 आया, दूसरा जो उसका आया, दोनों फिल्म मैंने देखी। एक ही बात मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर उस बाहुबली फिल्म को हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया होता तो बाहुबली को कोई जानने वाला नहीं था। हिंदी आज सर चढ़ करके बोल रही है और दुनिया की तीसरी भाषा है। इस समय पर अगर आज दुनिया का आप सर्वे करेंगे तो सबसे पहले जो दुनिया में बोली जाती है इंग्लिश, उसको बोलने वाले कितने लोग हैं? हालांकि अंग्रेजी में भी यही झगड़ा है, जैसे हमारे में गुजराती में और तमिल में मराठी में झगड़ा है ना, यही झगड़ा इंग्लिश में भी है। अंग्रेजी भाषा केवल एक नहीं है, वहां भी शब्द बदल रहे हैं, कोई किसी बात को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वहां पर भी एक एक झगड़ा पूरी दुनिया में चल रहा है। पर मैं आप लोगों से कहूंगा, दुनिया में इस समय पर इंग्लिश बोलने वाले लोग लगभग 150 करोड़ हैं। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर भाषा आती है वो चाइनीज है, जिसको मदारिन बोलते हैं। वो चाइनीज भाषा को बोलने वाले इस समय पर दुनिया में जो लोग हैं वो लगभग 110 करोड़ लोग हैं। और आपको खुशी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में इस समय पर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 70 करोड़ से ऊपर है। हम तीसरे हैं दुनिया के। और मैं कहूंगा हिंदी भाषी कभी मराठाओं से नहीं लड़ता। उन्होंने ठीक बात कही कि कुछ राजनेता हैं वो भारत में आपस में बिला लड़ाना चाहते हैं, और वो वैसी ही लड़ाई है। मैं अपनी बात बार बार उसी को दोहराऊंगा कि कुछ लोग योजना बना करके घरों में झगड़ा करा करके माँ बेटी का झगड़ा करा देते हैं। ये मराठी का और हिंदी का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, ये कुछ लोगों ने करा दिया है। पर मैं आपसे कहूंगा, कभी जो भी व्यक्ति मराठा दिल्ली में आता है, हमने कभी दबाव नहीं डाला उसके ऊपर कि तुम मराठा बोलो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदी बोलो। हमने नहीं कहा कि दिल्ली में रहने का तो हिंदी बोलने का। उधर बड़े नारे लगते हैं कि महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बोलने का, उधर कन्नड़ के लगते हैं, उधर तेलुगु के, बहुत सारी चीजों के नारे लगते हैं। हम क्यों नहीं लड़ते? हरियाणा में चला जाता व्यक्ति, काम करने वाला, अधिकारी आते हैं बड़े लोग हमारे जानने वाले, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि उनको हरियाणवी बोलो। हमने कभी नहीं कहा कि पंजाबी बोलो। हमने कभी नहीं कहा इधर से बंगाल से आने वाले लोगों के यहाँ करके हिंदी बोलो। हमने कभी हिंदी की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि बेटी ही तो ना समझ हो सकती है, माँ ना समझ कभी नहीं होती, और माँ है हिंदी। और हिंदी इसलिए सबका सम्मान करती। हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे हैं, कभी ना कभी धीरे धीरे बात बैठ करके समझाया जाएगा और उसका कोई रास्ता निकल करके आएगा, और वो रास्ता निकलेगा निश्चित रूप से। ये जो हमारी भाषाएं हैं दूसरी, ये हमारी ही अपनी भाषाएं हैं। अरे हिंदी की ही कितनी भाषाएं हैं। आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ही बोलने वाले, आप शहर में रहते हैं तो आपकी हिंदी अलग होती है, जब आप अपने गांव में जाते हैं तो आपकी हिंदी बोलो अलग होती है। और उसी हिंदी को लेकर के आप जब गंगा पार कर जाते हैं तो वही हिंदी आपकी बदल जाती है। तो ये बोलियां हैं, धीरे धीरे में परिवर्तन होता है। मैं ये सत्र चल रहा है चूंकि हिंदी का, और मैंने साहित्य हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में सीखने का प्रयास किया है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर आचार्य तो नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ चूंकि मैंने अपने पीछा छुटाने के लिए आशीष जी विद्यार्थी नाम के पीछे लगा लिया। और विद्यार्थी का पीछा छूटना आसान रहता है, कुछ गलत वलत हो जाए तो अपना कहते हैं अपन तो विद्यार्थी हैं भैया, तो हमारी जान बच जाती है। तो ये विद्यार्थी शब्द जो है बड़ा जान बचाता है। हमारे प्रकाश जी हुए हिंदी के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जो आर्य समाजी थे और जिन्होंने आर्य समाज के लिए साहित्य लिखा। उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी है, मुझे बड़ी रचना याद हैं, लेकिन हिंदी में एक रस है, प्रेम है, स्नेह है, भाव है। और जब हिंदी के शब्द बोले जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। एक झलक 2 लाइन सुनिएगा। फिरा भटकता गिरी गहावर में, वन उपवन और नगर डगर में, हिरण में हारण में, भूषण में तृण में, कानन में कुंजन में, गोधन गवालन में, गौधन में, गामनी में, दामनी मेघन में, जित देखो तित मत प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। वो भावनात्मक भाव प्रधान भाषा है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा
कि हिंदी को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए, मतभेद की स्थिति खत्म करके अपनी जो मातृभाषा उसको बोला जाए। लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा किसी जगह पे। देखिए, आपने जो ये अभी कहा ये विवाद का मुद्दा बन सकता है, इसीलिए मैं करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने ये कहा कि हिंदी माँ है, बाकी सारी बेटियाँ हैं। हिंदी भाषा ही 150 साल 200 साल पहले बनी है। मैं अगर आपको ये बताऊँ, हिंदी की जो पहले हम कहते थे उसे हिंदुस्तानी, हिंदी जो बनी, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, हरियाणवी भाषा, इन सभी में से कॉमन ग्रामर और शब्दों को बना के हिंदी बनाई गई थी। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वो अवधी में लिखा, या उस समय पे जो भी लिखता था वो उसके अपने हिंदी के वर्जन में लिखता था। हिंदी को कोडिफाइड और यूनिफाइड करके 18वीं सेंचुरी में एक तरह से हिंदी बनाई गई। और मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकृत करता हूँ कि यदि उसे यूनिटी के लिए बनाया गया है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मराठी हिंदी से बहुत पुरानी है, तमिल हिंदी से बहुत पुरानी है, गुजराती हिंदी से बहुत पुरानी है, हिंदी सबसे नई भाषा है। तो मैं ये समझता हूँ कि घर की सबसे छोटी बेटी है जो हमें यूनाइट करना चाहती है। मैं आशीष जी की जो बात उन्होंने की है, मैं उस पर जरा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो हिंदी शब्द है वो 150 साल पुराना हो सकता है, लेकिन जो बोली जाने वाली बोली है ये करोड़ों साल पुरानी। नहीं तो मुझे आप एक ग्रंथ बता हाँ, दीजिए। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जितने ग्रंथों की हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने जो सत्यार्थ प्रकाश की बात कही जो हिंदी में लिखा गया है, सुन लीजिएगा, 1875 का ग्रंथ है। तो मैं 200 साल पुराना मैं और पीछे जाता हूँ, यहाँ बड़े सारे लोग बैठे हुए मेरे सामने। अगर आप इस बात को जानते हैं, पुराणों की तरफ अगर आप चलेंगे, मैं बहुत पीछे दूसरे ग्रंथों पर नहीं जाऊँगा, अगर आप पुराणों में जाएंगे तो उनमें संस्कृत से थोड़ा नीचे उतर करके जो करेक्ट संस्कृत, जो वेद की प्राकृत भाषा, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उससे नीचे उतर करके जो आम बोल चाल वाली जो भाषा थी, उस भाषा में बड़े सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। भागवत महापुराण को आप क्या कहेंगे, शिव पुराण को क्या कहेंगे, विष्णु पुराण को क्या कहेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण को क्या कहेंगे, वो जो सारी की सारी पुस्तकें हैं। मैंने एक बात बोली थी आपसे कि पूरी की पूरी भाषा कभी कहीं नहीं बदलती है। ये जो नाम जरूर हिंदी का दिया है, और मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, हो सकता है नाम आप ही के कहने से 150 साल पुराना हो। ये हिंदू जो शब्द है ये तो 712 के बाद में आया, इस शब्द ही हमारे पास में नहीं था, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी वो हिंदा था और उसका नाम हिंदा था, वहाँ से शब्द आया, उन्होंने दूसरों पर थोपा। शब्द जरूर नया हो सकता है, लेकिन जो भाव है, जो वो भाषा है, जो बोली है, वो बहुत पुरानी है। नहीं, आपका कहना बराबर है, मैं उससे असहमति नहीं दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस भाषा में अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये भाषा अभी अभी बनी है, शब्दों को यूनिफाई करके बनाई गई है। मराठी के कुछ शब्द हिंदी में डाले गए, कुछ गुजराती के डाले गए, कुछ मैथिली के डाले गए, इन सभी को मिला के मराठी हिंदी भाषा बनी थी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आशीष जी, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा गांव 400 साल पुराना है और मैं मेरे पुरखों की भाषा बोलता हूँ। यही भाषा जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यही भाषा मैं मेरे गांव में, मेरे परिवार में बोलता हूँ। मैंने मेरे बिना पढ़े लिखे दादा परदादाओं को यही भाषा बोलते सुना है। ये भाषा मेरी बहुत पुरानी है, इसमें कोई मैथिली का शब्द नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथिली का जो शब्द है यहाँ क्यों डाला जाएगा, वहाँ से उठा करके, मतलब हम कोई भाषा नहीं बोलते थे क्या? हिंदी के पास में कोई बोली नहीं थी क्या? ये शब्द हम क्यों यहाँ पर लाएंगे, डालेंगे? क्या यहाँ पर कोई भाषा नहीं थी? ऐसा नहीं है। जो हमारे पास में जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी हजारों साल पुरानी चीजें हैं, उसको नाम दे दिया जाए। मेरे पास ये है, इसको मैं आज पटका बोल रहा हूँ, कोई इसको गमछा बोल रहा है। अगर 4 साल पहले इसको किसी ने गमछा बोलना शुरू कर दिया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गमछा था ही नहीं 4 साल पहले से। ये चीज़ें थी, वो बहुत पुरानी है और आज की नहीं कहते। मैं उस चीज़ की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है हिंदी का, ये इसके अगर हिंदी नहीं थी तो मेरा प्रश्न ये है आशीष जी से, फिर हम क्या बोलते थे? हम अपनी बातों को सब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की भाषा, राजस्थान में उनके वर्जन्स थे, बिहार में उनके वर्जन्स थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदी के प्राथमिक वर्जन्स थे जिन सभी को इंक्लूड करके हिंदी बनी है। आप पुस्तक में पढ़ करके बोल रहे हैं, मैं बिजनौर से आता हूँ
और बिजनौर की जो भाषा वो व्याकरण हिंदी की भाषा है। उसमें एक कविता जो आज की हिंदी में है, या एक ऐसी कोई बात जो 300 साल पहले लिखी होंगी, आप मुझे दिखा दीजिए। मैं पुस्तक से नहीं पढ़ रहा हूं, आप मुझे दिखा दीजिए। मैं ये बात दावे के साथ, आप मुझे 300 साल पुरानी कोई बात दिखा दीजिए। मैं इसमें बताना मैं उत्तर देता हूं, मैं उत्तर देता हूं। शिलालेख को मानते हैं? शिलालेख को मानते हैं, हाँ। आइए मेरे पास में, बिजनौर में आपका स्वागत है, उधर हस्तिनापुर में आइए, मेरे पास में आपका स्वागत है। बहुत सारी जगह मेरे पास में है, उनको तो आप एक उल्लेख कर हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, जो संस्कृत भी नहीं है और सीधे के सीधे वही शब्द लिखे हुए हैं जो हम लोग बोलते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत जगह पर वो सब चीज़ पढ़ने देखने के लिए मिलती हैं। आपके पास स्पेस है, समय है, तो आप मेरे पास आइए, आपका स्वागत करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप रुकेंगे तो आप नहीं जाना चाहेंगे तो मैं आपको फोटो खींच करके भिजवा दूंगा, मोबाइल के माध्यम से भिजवा सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। पिछले 3 दिन से एक चीज जो मैंने बराबर नोटिस की है वो ये है कि 150वीं वर्षगांठ पे जो ये एक महासम्मेलन हो रहा है, इसमें जो हमारा एक छोटा सा यूथ इग्नाइट का पार्ट है, इसमें हर मंच पे वाद और विवाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और मेरे ख्याल से यही इसकी खूबसूरती है कि अलग अलग विद्वान आते हैं, अपने विचार विमर्श रखते हैं और कुछ ना कुछ हम सबको सीखने को मिलता है। आपने जिस तरीके से माँ बेटी वाला एग्जाम्पल दिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप फैक्चुअल चीज़ों को लेके आए, तो आप दोनों का नंबर मेरे पास में है और मैं आप दोनों को ज़रूर कनेक्ट करूंगा ताकि इसका निर्णय हम ज़रूर निकाल सके। पर इस समय मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा अमरजीत जी की तरफ कि ये जो डिबेट चल रही है इसमें आपका क्या मत है? आप ये जो भाषा को लेके अभी ये लड़ाई सिर्फ राज्यों में नहीं स्टेज तक आ गई है तो आप इस पे कैसे क्या रखना चाहेंगे? मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ और ये मानता हूँ कि भाषा की विभिन्नताएं बहुत ही एक तरीके से सांप की तरह काम करती है, रोग की तरह काम करती है। कनाडा में देखिए आप जा कर के, मैं थोड़ा बाहर से लेकर के अंदर की तरफ आऊँगा। कनाडा में जाइए, वे कनाडा कहिए, अमेरिका कहिए, ये वे देश है जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, जो ब्रिटेन से गए, फ्रांस से गए, जाके वहाँ पे कॉलोनी बनाई और वहीं पर जाके बस गए। कनाडा के अंदर लड़ाई है कि फ्रेंच बोले या इंग्लिश बोले। अमेरिका के अंदर स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई है। तो उसी प्रकार से, लेकिन एक तरीके से ये है कि इंग्लिश में भी लोग फ्लुएंट है, इंग्लिश को एक तरीके से मानते हैं कि हमको इसको लेकर के आगे बढ़ना है। मैं जब भारत को देखता हूँ ऊपर से नीचे तक, और IIT खड़गपुर में 4-5 वर्ष हो गए, वहाँ तमिलनाडु से भी छात्र आता है, केरल से भी छात्र आता है, नॉर्थ ईस्ट से भी आता है और गुजरात से भी आता है। तो मैं पाता हूँ कि दुनिया भले ही कुछ और मत रखती हो कि अनेकता में एकता हो सकती है, ये हमारी सुंदरता है, मैं सच कहना चाह रहा हूँ कि ये अनेकता राष्ट्रीय रोग है भाषा के मामले में। क्योंकि जैसे हम हिंदुओं की बात करते हैं, हमारे यहाँ 36 कौमें बताई जाती है, 36 जाति बताई जाती है। पहले तो जाति की लड़ाई, पहले तो धर्म पे एक नहीं होना है, फिर जाति के अंदर गोत्र की लड़ाई, फिर कुलों की लड़ाई। उसी प्रकार जब आप एक क्षेत्र से निकल करके बाहर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आपको दूसरी दृष्टि से देखा जाता है कि ही इज ए हिंदी मैन, वो नॉर्थ इंडिया से आया है। मैं बंगाल की स्थिति बता रहा हूँ, ये बंगाल से बैठे हैं हमारे बंधु, लेकिन स्थिति ये है कि वो सीधा सीधा विरोध नहीं करते। जैसे तमिलनाडु में हो जाता है कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, तमिल बोलनी पड़ेगी, लेकिन हमें उसमें प्रोफेसर भी एक तरीके से पार्शियलिटी कर देता है। अपने बच्चों के साथ बंगाली में बोलेगा, हम लोगों को उनके साथ यदि बोलना है तो हमको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि वो, और जब पैनल गठित होते हैं, ऊपर नौकरियों में जब नंबर आता है, तब भी मैं कुल मिलाकर के मेरी टिप्पणी ये है कि जैसे जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये एक सुंदरता है। मैं कहता हूँ कि भारत को यदि यूनाइट किया हुआ है तो यहाँ के संविधान के कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी जो अक्रॉस द कंट्री, जम्मू कश्मीर का आदमी तमिलनाडु में IAS ऑफिसर बनेगा, केरल का आदमी उत्तर प्रदेश में IAS ऑफिसर बनेगा, बंगाल का आदमी राजस्थान में, राजस्थान का तमिलनाडु में। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो शासन को चलाती है, मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप भाषा के आधार पर IAS को उसके ही गृह राज्य में नियुक्त करना शुरू कर देंगे, उसके 10 वर्ष बाद या कुछ समय बाद ही भारत को भारी झटका लग सकता है। कारण कि यदि कंट्रोल ना किया गया, ब्यूरोक्रेसी यदि कंट्रोल में चीज़ों को रखती है, वो उस आधार पे रखती है कि वो जो भिन्नता जो एक तरीके से इधर से उधर की गई है, वो देश को यूनाइट करने में भी एक तरीके से सहायक होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने लंबे समय तक, मेरा किसी भाषा विशेष से कोई विरोध नहीं है,
लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ जो संविधान समिति जो गठित हुई थी आज़ादी के बाद कि भाषा होनी क्या चाहिए, उसका मूल एक बहस बहुत लंबी चली और 14 सितंबर 1949 को ये हुआ कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इंग्लिश भी होगी लेकिन राजभाषा, और इसलिए कि ताकि सारा भारत ऊपर से नीचे तक एक साझा भाषा बोल सके। जी देखिए कैसे, अभी इन्होंने बताया हमारे भाई साहब ने कि मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी से समस्या नहीं है, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी है, इनके संस्कृति को हिंदी से कोई खतरा नहीं है, ये अपनी भाषा में जन्मजात बोलते हैं, मराठी बड़े होते हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मदर टंग का सम्मान करना चाहिए मातृभाषा का, यदि आप वहाँ पर है, बंगाली हो, तेलुगु कुछ भी हो। लेकिन यदि मान लो कि बंगाल का आदमी तमिलनाडु में जाए, ये तमिलनाडु का आदमी बंगाल में जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर मार्केट के अंदर कि उनकी भाषा हिंदी है, वो कहेगा कि सेब 1 किलो, और वो बंगाली आदमी हिंदी में काफ़ी ठीक है दक्षिण के मुकाबले, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र भी खूब अच्छा हिंदी बोलता है, मुझको पता है, समस्या ज़्यादा तमिलनाडु और केरल के अंदर है। तो वो उनकी जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब बात को समझिए, केवल देश ऊपर ब्यूरोक्रेसी से या 1-2% बुद्धिजीवी वर्ग से नहीं चलता है, आम आदमी की भाषा क्या है, वो आपस में कैसे कन्वर्सेशन स्थापित करेगा, संवाद स्थापित करेगा, तो वो उसकी तरफ जब मैं देखता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, तो वो भाषा हिंदी निकल के आती है। और उस विवाद से परे कि 400 साल पहले हिंदी थी, 300 साल पहले मराठी थी, कितने साल पहले थी, यदि मैं आज बात करूं, क्या देवनागरी लिपि सबकी कॉमन नहीं है मराठी तक में? वो की गई। कुछ भाषा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्योर हिंदी के शब्द है, साहित्यिक हिंदी के, जो हम यहाँ नहीं बोलते, वो बंगाल में बोली जाती है। कैसे? हम बोलते हैं बारिश आ गई, हम बोलते हैं कि बारिश आ गई, मैंने सुना है बंगाल में बोलते हैं वृष्टि होबे। वृष्टि शब्द सुनिए, संस्कृत का शब्द है। और मुझे लगता है कि मराठी में भी कई शब्द ऐसे होंगे, मैं हिंदी से नहीं कहता, लेकिन संस्कृत जिनके मूल शुद्ध वर्ड शब्द जो आते हैं वो संस्कृत से आते हैं। और मैं अपनी बात को कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे मुख्य बात बताता हूँ कि जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी एक तरीके से राजभाषा के तौर पर स्वीकृत हुई, बाबा साहब अम्बेडकर जो उस समय के एक जो विधि में, लॉ में जो एक तरीके से संविधान बनाने में जिनका सहयोग रहा और बहुत थिंक टैंक जो माने जाते थे, उन्होंने सबसे अलग एक मत दिया, सबसे अलग। उन्होंने कहा तुम तमिल को बनाओगे हिंदी लड़ाई करेगा, बंगाली को बनाओगे गुजराती लड़ाई करेगा, इधर को बनाओगे उधर करेगा, ऐसी को बना दो जो किसी की भी नहीं है, जो कोई भी नहीं बोलता। फिलहाल उन्होंने पूछा किसको बनाए, बोले संस्कृत को बना दो। संस्कृत का आया था प्रस्ताव। लेकिन मैं मानता हूं कि एक भाषा आपकी राष्ट्रीय पहचान है। मैं अमेरिका में 9 महीने रहा भाई साहब, वो पूछते थे कि आपकी लैंग्वेज क्या है, मैंने कहा मेरी तो हिंदी है। लेकिन जब पटर पटर सारे वहाँ इंडियंस में मिलते हैं, वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं और अंग्रेजों के सामने इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी राज्यों के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको, हमको शर्म आती है कि हम क्या अपनी आइडेंटिटी बताए कि किस, हमारा कुछ है नहीं क्या, हमारा कुछ है नहीं क्या। तो ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि देश भाषा आधारित लड़ाई में किस तरफ जा रहा है। किन राज्यों में इसी बेस पे पॉलिटिक्स करके पूरे राज्य इलेक्शन जीत जाते हैं और कई वर्षों से वहाँ सरकारें सत्ता में स्थापित है, और कितने लंबे समय तक ऐसे शोषण हो गए जिसका कि कोई अर्थ नहीं। महाराष्ट्र ले लीजिए, हिंदी भाषा वहाँ शायद पढ़ाई जाती है प्राइमरी में भी। आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है। आंध्र प्रदेश के वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो हिंदी शुरुआत से पढ़ाई जा रही है। मैंने कहा तुम्हारी तेलुगु कल्चर पे कुछ फर्क पड़ा? बोले नहीं। तो ये प्रश्न चिन्ह उन सरकारों के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि नहीं, हिंदी को यदि ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला में ले आए तो उससे स्थानीय कल्चर खत्म हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक कल्चर होती है, संस्कृति होती है, देश की उन्नति की बात करते हैं। मैं नहीं मानता कि जब तक एकता बहुत स्तर तक हम सब में नहीं होगी, भाषा के विषय में या कहिए खान पान के विषय में, वेशभूषा के विषय में, तो एक अस्तित्व जो भारत का हम सोचना चाहते हैं, जिसको फ्रेम करना चाहते हैं दयानंद के सपनों में, या कहो कि विशुद्ध सनातन अर्थों में, वो सपना साकार नहीं होना है। हम कितना भी अपना जीभ की एक्सरसाइज कितनी भी कर ले, कितने लंबे समय तक, वो पूर्ण होने वाली नहीं है। शायद आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं। देवनागरी की जो बात हुई,
देवनागरी का एक तो देखो, हरियाणवी का तो कोई फॉन्ट ही नहीं है, पंजाबी को गुरुमुखी मिला था, अवधी के पास में देवनागरी थी, मराठी के पास में देवनागरी नहीं थी, मराठी को देवनागरी अभी मिली है, हम मोड़ी लिपि में लिखते थे। देवनागरी के आने के बाद हमने मराठी के कितने शब्द हम भूल गए, गलती हमारी है, हम कितने शब्द भूल गए। बात यही हुई थी कि जिस समय देवनागरी को हिंदी का दर्जा मिला तो उसी समय पे कुछ चीज़ों को कोडिफाई करके डाला गया था ताकि नॉर्थ इंडिया को एकत्रित बांधा जा सके। अब यदि आप इस और आगे हिंदी के वजह से क्या हुआ है, मैं अगर आपको ये देखोगे तो जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र में हम 3 लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत भी थोड़ी फार हम लोग बोल लेंगे। नॉर्थ का बच्चा क्या बोलता है? हिंदी, इंग्लिश, तीसरी भाषा उसे नहीं आती। तो आज हरियाणवी बच्चा यदि दिल्ली में रह रहा है और वो बचपन से सिर्फ दिल्ली में रहते हुए हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी सीखेगा, वो हरियाणवी भूल जाएगा। वो यदि पंजाबी में बात नहीं करेगा, वो पंजाबी भूल जाएगा। तो ये गृहस्थ यानी घर में जो है उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको भाषा के इतिहास के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि ये इस तरह से थोपा गया कि सबसे बड़ी हिंदी थी, पहले थी, आखिरी थी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी बाकी लोगों के लिए, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि भाषा हमारे लिए प्राइड है, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा उसका प्राइड है। यदि हम आज संस्कृत को लेके पकड़ के बैठेंगे तो संस्कृत हमारे लिए प्राइड है। कोई अगर आके हमसे ये कहेगा कि नहीं नहीं संस्कृत तो बहुत बाद में आई, सबसे निचली वाली भाषा है संस्कृत, तो हमें आत होगी। यदि देखो मुद्दा तब नहीं होता, जैसे मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ, सभी हिंदुओं को यह समझ चुका था कि दिवाली पे पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता है। कम्युनिस्टों ने जब ये कहा कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो तो हमने कहा हम फोड़ेंगे। उसी तरह से जब हम ये कहेंगे कि हिंदी ऊपर है ये नीचे है, तब ये बात होगा हम हिंदी नहीं सीखेंगे। यदि ये आप समान दर्जे से समझ के चलते हैं कि हम सारी भाषाएं बहनें हैं तो बात कम हो सकता है। यदि ये कहा जाएगा कि हिंदी माँ है बाकी बेटियां है, वाद हो रहा है, तो फिर वो फिर से ईगो ट्रिगर कर सकता है एथनिसिटी का। ये बात हमें समझनी होगी। जी, आशीष जी ने बोला है, मैं आपको बता रहा हूं जब बहनें होंगी तब बराबरी होगी, माँ बेटी की बात करोगे तो बराबरी नहीं होगी। हिंदी माँ हो ही नहीं सकती। मैं बता रहा हूं आपको, हो ही नहीं सकती। मेरी हिंदी में कहीं से कोई शब्द नहीं लिया गया। मराठी में बहुत हिंदी के शब्द हैं, मराठी से शब्द लिए गए हैं। वो आप ऐसा मानते हैं चूंकि वो कॉमन शब्द हैं। नहीं, आप मुझे 400 एक बात आपको मैं एक बात मैं आपको दिखा दीजिए। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा और थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, आप लोग ध्यान देंगे। जिस समय पर परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया 1,96,08,53,126 वर्ष पहले त्रिविष्ठा पर हुआ तिब्बत में। वहां तिब्बत से ऋषि मुनियों ने फैलना शुरू किया। बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम ऐसे चलना शुरू करते हैं तिब्बत से, तो ये तो है ना कि यहां से उठ करके सीधे समुद्र पे पहुंच गए। विस्तार हुआ होगा धीरे धीरे, चूंकि वो द्रुत गति के वो यान तो थे नहीं हमारे पास में उस प्रारंभिक काल में। जब हम धीरे धीरे चले हैं और नीचे को हम फैलते चले गए, तो भाषा भी ऊपर से नीचे को आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। सुनते रहना ध्यान से। ऊपर से ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर के वहां से भाषा को उन्होंने तैयार किया, और वो जो अपनी आम बोलचाल के व्यवहार थे, शब्द थे, भाव थे, उनको लेकर के उन लोगों को वो सब चीज़ दी, तो ऊपर से नीचे की तरफ गई। आप महाराष्ट्र की स्थिति और वो जो मैं तिब्बत की बात कर रहा हूँ उसको अगर आप नक्शे को उठा करके भी देखेंगे तो संस्कृति का प्रचार प्रसार तिब्बत से हुआ है, न कि नीचे से ऊपर को हुआ है। एक बात। दूसरी बात, संस्कृत के निकट कौन सी भाषा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा निकट कौन सी भाषा? इस विषय पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। संस्कृत के सबसे ज्यादा निकट अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। मराठी भी है, मैं मानता हूं, कोई बात, मैं मानता हूं आपकी बात, मराठी भी है। और यदि ऊपर से ऐसे लोग आए हैं, एक बात समझिए, आप ये जो कह रहे हैं ना, थ्योरी भी आप जो दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर आर्यन थ्योरी भी आपको जस्टिफाई करते नहीं आएंगी। आप समझिए, आप दोबारा बोलेंगे तो मुझे समझ, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यदि ये कहेंगे कि तिब्बत की ओर से लोग आए थे या ऊपरी ओर से लोग आए थे और यहाँ आके स्थापित हुए, तो हमें ये समझना होगा फिर उस समय पे हम आर्यन थ्योरी को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आर्य नहीं थे उस समय पर? मैं आर्यन थ्योरी की, आर्यन द्रविडियन थ्योरी की बात कर रहा हूँ। आप जी जी, फिर वो उधर समझ जाएंगे बात। जी जी, आर्यन और द्रविड़ की जो चर्चा आप कर रहे हैं उसको नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे।
आपको मैं पुस्तक से हवाला देता हूँ, अहम भूमि अददाम आर्य है। ये आर्य शब्द आज का, कल का, परसों का नहीं, द्रविड़ अब का हो सकता है। आर्य बहुत पुराना शब्द है। वो आर्य शब्द जो है बहुत पुराना है, वेद में उसका वर्णन मिलता है। वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट लोग जो कहते हैं कि आर्यंस माइग्रेट करके हुए आए थे, जी, आपकी बातें उसे जस्टिफाई कर रही तो है। बिल्कुल करेंगी, करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, सुनो ना, जब सृष्टि की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य कहाँ से आए? यहीं से आए। ये आर्यों का देश है, यहाँ से आर्य संस्कृति फैली है। आप सोचो, जब संसार में कोई नहीं था और जब वो परमात्मा ने सृष्टि का सृजन करके मनुष्य को जन्म दिया, तो वो यहाँ से जाएंगे ना, कहीं तो गति करेंगे। जब वो संख्या बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे जाएंगे। आए नहीं कहीं से आर्य, यहाँ से गए हैं सब जगह पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहे हैं, और हाँ बिल्कुल, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका इस चीज़ के ऊपर क्या मत है? अभी जो ये बातें चल रही है, हाँ जी तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने जैसे संस्कृत पढ़ी है, जी, तो संस्कृत पढ़ के मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि संस्कृत, हिंदी संस्कृत की बेटी है, वो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। कैसे? जैसे संस्कृत पढ़ने के बाद बहुत सारे शब्द, मेरे उड़ीसा में रहने वाली दोस्त हैं, जब मैंने एक बार उनको फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन बिजी था, तो उसमें वाक्य आया कि कुछ इस तरह का था, मुझे 2 शब्द याद रहे क्योंकि वो संस्कृत के निकट थे। प्रतीक्षाम करोतु, प्रतीक्षा करो, तो इस तरह का कोई 2 शब्द थे। प्रतीक्षा हम हिंदी में, हिंदी का शब्द भी है, हिंदी के शब्दकोश में है, लेकिन बोलचाल वाली जो भाषा है, हम प्रतीक्षा शब्द का व्यवहार नहीं करते। और करो तो, ये तो हिंदी में शब्द ही नहीं है बिल्कुल। करो तो ये संस्कृत निष्ठ ही शब्द है, जिसका मतलब है करो। उसी तरह से अब दूसरे जो हैं, तमिल में जो लोग रहते हैं, करोतु शब्द मराठी में आता है। शुभम करोतु कल्याणम हम जब कहते हैं तो मराठी में करोतु शब्द आता है। मेरे महाराष्ट्र में भी रहने वाले दोस्त हैं, अलग अलग उसमें प्रांतों में, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी हूँ तो बहुत सारे वहाँ के अलग अलग राज्यों के थे। और जब संस्कृत पढ़ने का फ़ायदा मुझे बस इतना ये ज़रूर हुआ कि मैं हर जो दूसरे प्रांतों की भाषाएं, शब्द हैं, मैं उनको समझ पा रही हूँ कि हाँ ये संस्कृत निष्ठ है। मैं बहुत सारे शब्दों को अब समझ लेती हूँ, भाषा वो मेरे पकड़ में आती है, जबकि हिंदी भाषी हूँ। दूसरा, फिर यहाँ मेरा दिमाग गया कि भाई हिंदी को फिर क्यों बोला जाता है संस्कृत के बेटी, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो हिंदी का व्याकरण है वो संस्कृत के सिमिलियर है। अच्छा, एक मिनट, मैं सारे विवाद को शांत कर देता हूँ। बिल्कुल। एक मिनट में देखिए, ये तो बात ये भी मानते हैं कि संस्कृत के आसपास सारी भाषाएं हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि संस्कृत उनका ओरिजिन है? बिल्कुल स्वीकृत न किया, तो इसका मतलब ये है कि हम हिंदी, मराठी और इन पर लड़ने के बजाय यदि हम कहें कि सारी आर्य भाषा क्या है? संस्कृत मुख्यतः। भाई आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत, देववाणी। तो ये मानते हैं कि ये सारी भाषाएं उस संस्कृत से निकल के आई है। अब समय के अनुसार यदि हिंदी एक बहुत बड़े वर्ग में बोली जाती है, दूसरी भाषाओं को सम्मान देते हुए यदि हम उन सब को स्थापित करके पूरे भारत में ऊपर से नीचे तक एक साझेदारी स्थापित कर देते हैं, एक सम्मान का भाव तमिल, तेलुगु सबके मन में पैदा करके और हिंदी को लगा देते हैं, तो उससे उत्तम और क्या होगा? भाई साहब, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगा। आप ये मान रहे हैं हिंदी का विस्तार हुआ है? बिल्कुल आपने बोला है जी, बिल्कुल हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, जहाँ शब्द कम होंगे वो विस्तार कर पाएंगे, जिनके पास शब्द बहुत ज्यादा होंगे वो विस्तार कर पाएंगे? सब साफ सी बात है कि जहाँ सीधी सी बात है। विस्तृत भाषा, आपको ये तो मान रहे हैं कि आप विस्तृत है, हिंदी विस्तृत, ये और विवाद भी नहीं है। भारतवंशी और जो हम लोग जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, विवाद नहीं है, ये तक चर्चा है और हम लोग करेंगे। चूंकि अगर मैं सबकी बात से सहमत हूं और सब मेरी बात से सहमत, फिर चर्चा का क्या लाभ है? ये तो प्रश्न उठने चाहिए, चूंकि ये प्रश्न आपके और हमारे नहीं। जी जी जी। हम लोग अगर अलग मतभेद वाले होते तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। हम लोग सब एक विचारधारा के हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी सभा में बैठे या और दूर देश में बैठे हैं, जो प्रश्न उठाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग वकालत कर रहे हैं, उन सबकी आपस में एक दूसरे को लेकर के। धी ये आचार्य जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वास्तव में भारत की एक दुखती रग है और उसका लोग पॉलिटिकली हमारी बातों को क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें सावधानी पूर्वक इस चीज़ का बहुत हद तक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो फिर आर्यन द्रविड़ पे चली गई, तो मुझे लगता है तो वो तो खैर बाद की चीज़ है, उस पर कभी और दिन बैठेंगे। और वो सब उसमें एक मत है कि आर्य है, आर्य नाम है, आर्य धर्म है, आर्य कर्म है। इसके अलावा ऊपर से नीचे तक पूरे भारतवर्ष में जो कुछ ना समझे हैं, कुछ बहका दिए गए, उनको कल मना लेंगे। कल चर्चा है उसके ऊपर एक लंबी। बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैं भ्राता जी से बात पूछना चाहूंगी। जो आपने बोला कि
जहाँ कौन सी भाषा व्यापक है, जहाँ से शब्द गए हैं वो या जहाँ शब्द आए हैं वो। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी आपकी ये जो हिंदी की बात कर रहे हैं वो कौन सी हिंदी की बात आप यहाँ कह रहे हैं? क्योंकि एक हिंदी है जो संस्कृत निष्ठ, हम यदि उसमें शब्द बोले बहुत चयन कर करके, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। बाकी अभी जो हमारी बोलचाल वाली जो हिंदी है उसमें फारसी का शब्द है, उर्दू के शब्द हैं, और अब तो इंग्लिश के शब्द भी आ रहे हैं। मैं अभी जो बातें करती हूँ आप सभी से, या नॉर्मली यदि मैं नॉर्मली मेरा आ रहा है, ये जुबान पे बैठा हुआ है, उर्दू के भी शब्द हैं। अब मैं यदि इसको बहुत संस्कृत निष्ठ में बोलूँगी तो बहुत मुझे प्रयत्न लगेगा, सामान्यतः बहुत कुछ मतलब प्रयत्न है। तो अब आप ये बताइए कि किस हिंदी की आप बात कर रहे थे? मैं उस हिंदी की बात कर रहा हूँ बहन जिसमें आपने प्रतीक्षा शब्द बोला था। मैं उस वाली हिंदी की बात कर रहा हूँ जो विस्तृत है, वो बोली है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले ही कि हिंदी भी एक नहीं है। जैसे मराठा एक नहीं है, पूरी मराठा एक नहीं हो सकती है, वो लिखने में या ऑफिशियली मराठा एक हो सकती है, लेकिन कोश कोश पर बदले वाणी और 3 कोश पर वाणी पानी। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक मिनट में बस अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो स्थानीय भाषा है कोई भी है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आज आपने एक संस्कृत के आचार्य मंच पर बैठाए हुए थे अभी हमारे सत्र से ठीक पहले, आपको ध्यान संस्कृत के आचार्य हमारे साथ अभी भी नहीं, मैं जानता हूँ, ये हमारी बेटी है, बहन हमारी छोटी तितिक्षा को मैं जानता हूँ और बहुत छोटे से जानता हूँ। अभी मैं ये 2 सत्रों से पहले एक सत्र और चल रहा था, यहीं एक आचार्य जी बैठे थे यहीं पर, वो संस्कृत में रै को ड़ बोल रहे थे तो मैं क्या कहूँ उनको, वो उनकी अपनी स्थानीय भाषा प्रभावी होती है, जो स्थानीय शब्द हैं वो प्रभावी होते हैं। हाँ, वो ऑफिशियली भाषा की बात हम लोग कर रहे हैं, जो बोली है बोली में परिवर्तन होता है, रहता है वो। जी मैं ये बता रहा था, जैसे देखिए अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, आप जब पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे या पश्चिम महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे तो पुणे मुंबई में एक तरह की मराठी बोली जाती है। वही मराठी हमें बाल भारती में पढ़ाई जाती है। जब बाल भारती जो आती है, स्टेट बोर्ड की किताब है हमारी, वही मराठी हमें बाल भारती में पढ़ाई जाती है। वही मराठी की बाल भारती की जो किताब है वो पूरे महाराष्ट्र में फैली जाती है। अब जैसे आप देखोगे तो हर 48 किलोमीटर पे मराठी चेंज होती है, 148 डायलेक्ट है। और आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो जिसे एक तरीके से शुद्ध मराठी समझी जाती है वो बाल भारती की मराठी समझी जाती है। लेकिन जो मराठी बाल भारती में बनाई गई है वो बनाई ही 100 साल पहले गई है। वो यदि 100 साल पहले बनाई गई है और आज उसे सबसे ज़्यादा पैमाने पे बोला जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे नई वाली मराठी है, वो सबसे अव्वल दर्जे की मराठी है। उसी तरह से हिंदी को अभी 200 साल पहले जो बनाया गया वो आज ज़्यादा प्रमाण में बोला जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबसे पुरानी हिंदी है या फिर वो सबसे ऊपर वाली हिंदी है। मुझे ऐसा मैं नहीं, ठीक है, विषय ठीक है, कोई बात नहीं कार्तिक जी, मैं एक और शंका का समाधान कर देता हूँ। बिल्कुल। मैंने पहले ही इस बात को बोला है कि शब्द जो है हिंदी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हो सकता है अभी 150, मैं शब्द की बात नहीं कर हाँ, रहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं शब्द की बात ही नहीं जो कर रहा। व्यवहार में हिंदी बोली शब्द जाने वाली भाषा थी वो बहुत पुरानी है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ और इसके बड़े सारे प्रमाण आपने मांगे हैं। आपके पास अगर समय होगा तो मैं वो सब दूंगा और बहुत सारी चीजें मेरे पास। मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक कविता या कुछ एक पंक्ति जो 300 साल पूर्व लिखी होगी, यहाँ तक कि दिल्ली से उठ के छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जिस समय पे कवि भूषण आए थे वो अवधी में कविता करते थे, वो प्योर हिंदी में कविता मैं नहीं आप करते लोग थे। आप आशीष जी प्रमाण चाह रहे हैं, हाँ। तो ले लीजिए प्रमाण। सतगुरु रविदास जी महाराज, हाँ। आप जानते हैं कब उत्पन्न हुए, कब जन्म लिया उन्होंने? आप शायद बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कितना पुराना है। ओम गायत्री सिमरत सार, सिमरत हंसा उतरे पार, ओम गायत्री पढ़े प्रभाता फिर नहीं 84 में आता, ओम गायत्री पढ़े मध्याना सो नर पावे पद निर्माणा। एक बात सुनो, एक बार बता दीजिए। दूसरा मैं और बता रहा हूं, अब स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। जब सिकंदर ने पकड़ करके यहां जेल में डाला दिल्ली में, 1400 से 1500 के बीच की बात है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण स्पष्ट मिला नहीं अभी तक उनका जन्म का और मरण का कब हुआ, तो उस तिथि पे मैं शब्द पर एग्जैक्ट नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना कहना, जब सिकंदर ने पकड़ करके दिल्ली में डाला तो उस समय पर उन्होंने जो वो कविता बोली थी वो आप सुन लीजिएगा, वो शायद आपको पता चलेगा किस भाषा की है। उन्होंने कहा था उस समय पर, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे पढ़ लूं झूठ कुरान, वेद नहीं छोड़ूं कोशिश करो 1000,
तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार, वेद को नहीं छोड़ो। तो मुझे ऐसा लगता है और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और जब हम उखाड़ेंगे तो शायद बहुत पीछे हम लोग पहुंच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है चर्चा इस तरीके से लंबी चलती जाएगी, बट एक चीज़ पे हम सब यहाँ पर एग्री करते हैं और शायद सारी की सारी ऑडियंस भी एग्री करती है कि वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए अगर हिंदी के थ्रू एक यूनिटी डेवलप की जा सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ से सब एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब मैं मंच थोड़ी देर के लिए हमारे बीच बैठे नवयुवक को, जय आदित्य को देना चाहूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बंगाल की तरफ से अगर उस साइड से कुछ कहना चाहें, आप क्या मत रखते हैं इस पूरी की पूरी चर्चा में? काफ़ी देर से सुन रहे हैं। ओम नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। हमारे विद्यार्थी जी और भारतवंशी जी ने इतनी देर तक चर्चा की, और इन चर्चा में हमने बहुत सारे तथ्य को जाना जो पहले हमको नहीं पता थी, लेकिन इनमें एक बात उन्होंने दर्शन की नहीं की, और मैं थोड़ा बहुत दर्शन पे जाऊंगा। भारत का एक भाषा का भी एक दर्शन होता है। वह दर्शन क्या है? दर्शन ये कहता है जो भेद होता है, कहीं पे भी भेद होगा, जैसे मेरे में इनमें भेद होगा कोई, तो वो जो भेद होगा उसमें एक जिज्ञासा होगी कि ये भेद कैसा, और जहाँ पर जिज्ञासा होगी, अगर जिज्ञासा का समाधान ना हो तो वहाँ पर द्वेष आएगा। और यही भाषा के साथ भी आज होता आया है। हिंदी भाषा, बंगला भाषा, मराठी भाषा, एक मराठी व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती, अगर उसके सामने मैं हिंदी बोलूं तो उनके अंदर एक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चलेगी, ये जो भेद है इनमें और मुझ में, इस भेद में जो जिज्ञासा है, या मेरे अंदर अब जिज्ञासा ये है कि इनमें सत्य क्या होगा, ये इस अच्छा कौन सा होगा। अलग अलग तरह की जिज्ञासा, प्रश्न आ सकते हैं। अगर उसका समाधान अच्छी तरह से नहीं होगा तो उनके अंदर या तो द्वेष आएगा, या तो अज्ञानता में रह के वो कोई दूसरा, जैसे मारपीट, दंगा हंगामा, या जो आज के समय में केसेस आते हैं भाषा को लेके, वो आ सकते हैं। तो यह दर्शन हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी जो भाषा है, हमने बहुत भाषाएं देखी है, सीखी है। हमने अपने जब टेलीग्राम के ऑनलाइन के कार्यों में, हमने जब मुसलमानों से डिबेट करनी चाहिए तो मुसलमान अपनी एक भाषा बोलते हैं अरबी में, और पूरा तो अरबी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में अरबी के शब्द बता देते हैं जो हमको समझ नहीं आता। तो हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, मैं खुद भी, हमने जैसे महेंद्रपाल आर्य जी है, उनके सानिध्य में रह के, उनके वीडियोस देख के, या थोड़ा बहुत हमने दूसरी जगह से परवर के ऐसी एक भाषा अपने अंदर, ऐसी एक संस्कृति या ऐसी एक अभ्यास डेवलप कर दी कि इस तरीके से जब भी कोई मुसलमान हमसे बात करता है तो हम उसकी भाषा में थोड़ा बहुत जा सकते हैं, जिससे उसको भी अच्छा समझ आएगा और वो हमको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेगा। जैसे भरतवंशी जी ने कहा कि सबको कम से कम 25-30 जो वर्ड्स होते हैं उसको सीखने चाहिए, बिल्कुल सीखने चाहिए। और रही बात बेटी बेटा, जो भी यहाँ पर जो बातें चल रही थी, मेरा इसमें एक ही पक्ष होगा कि संस्कृत सबकी माता है, सारे देश, सारे जितने भी भाषा है उनकी माताएं है, और सारी जो भाषाएं हैं इस भारत भूमि है वह संस्कृत की बेटियां ही है, चाहे वो हिंदी हो, बंगला हो, मराठी हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अगर हम समझे इस बात को कि अब इनमें कटाक्ष क्यों होता है। एक कटाक्ष इन्होंने पॉलिटिक्स का बताया कि पॉलिटिशियंस माइंड वॉश करते हैं, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा जो एनरोलमेंट है, या फिर इसका बहुत बड़ा एक रोल हमारी मानसिकता भी है। बचपन से हमने मातृभाषा सीखी है, जैसे मैंने बंगाली सीखी है, इन्होंने मराठी सीखी होगी, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा होती है। इन मातृभाषाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, बचपन से ही हमको स्कूल में, जैसे बंगाली में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है, 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। मेरी जैसे एक है बंगाली, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। 3rd लैंग्वेज मेरी हिंदी है। हमको बचपन से थोड़ा बहुत हिंदी सिखाया गया, लेकिन पूरा नहीं सिखाया गया। इंग्लिश हमको ज़्यादा अच्छी सिखाई गई, हमने हिंदी जो है बाद में अच्छी तरह से सीखी शास्त्रों को पढ़ने के लिए। ये चीज़ें, ये जो 3 रूल है कि 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, इसको अगर हम भारत में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाए, यानी कि एक बच्चा जो अभी 5वीं में पढ़ रहा है, अगर उसकी 3 भाषाएं हैं, हिंदी उसकी अगर एक भाषा है, तो उसको बचपन से ही अगर ये सिखाया जाए कि ये क है, ये ख है, ये श है, और हम बंगाली में भी अगर सोचा कि एटा क, एटा श, इरम करे, ऐसे, तो इन चीज़ों को अगर हम स्पष्ट तरीके से एक टीचर अपने छात्रों को समझाए बिना किसी भेदभाव के, तो वह छात्र ऐसा छात्र बनेगा जो मराठी बोलने में भी सक्षम होगा, या नहीं भी सक्षम होगा तो मराठी वालों की रिस्पेक्ट कर पाएगा कि नहीं, इनकी भाषा अलग होगी, लेकिन इनकी जो संस्कृति है या इनका जो योनि है वह भी मनुष्य योनि ही है। अभी मनुष्य सृष्टि रचना की बात आई तो आज विद्यार्थी जी ने कहा कि तिब्बत से हम सब आए हैं।
तिब्बत से जो हम सब आए हैं, वहाँ पर जिन ऋषियों को वेद की प्राप्ति हुई, मंत्र की प्राप्ति हुई, वह किस भाषा में हुई? वह संस्कृत में हुई है। तो संस्कृत ही मूल भाषा है, और इस मूल भाषा से, संस्कृत से ही बाकी सारी भाषाएं बनी है। कौन सी पहली बनी है, कौन सी अंतिम में बनी है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जिसमें हम सब एक यूनाइटेड हो पाए और हम वहाँ से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कर पाए। जैसे मेरी अगर बंगाली भाषा है, मैं इंग्लिश होते हैं, थोड़ा बहुत उड़ीसा भी आ जाती है। अगर मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर पा रहा हूँ तो आपके लिए सुविधा होगी मेरे विचारों को जानने की। ऐसे ही हमको बस एक भाषा चाहिए, वो भाषा कुछ भी हो सकती है। आज हम हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, आज हम हिंदी ज़्यादा समझते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, मराठी हो या कहीं से भी हो, वह हिंदी थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। तो इस थोड़े बहुत के जानने को भी एक थोड़ा विस्तृत कर पाए तो हम हिंदी को एक ऐसा भाषा बना सकते हैं जिससे हम सब कनेक्ट कर पाए। हमें भाषा से क्या ही करना है? भाषा से तलवार लेके, भाषा को हाथ में लेके लड़ना तो नहीं है ना, ढाल वगैरह लेके। हमें भाषा से एक दूसरे के विचारों को जानना है। वह विचार जानने के लिए हम कोई भी भाषा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हिंदी विस्तृत बहुत ज़्यादा विकास वाली भाषा बन चुकी है, बहुत सारे लोग उसका ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत, तो वह ज़्यादा करना ज़्यादा सरल होगा। क्योंकि वह अगर हम दूसरी भाषा, जैसे अगर मैं बंगाली को और भी विस्तृत करना चाहूँ, एक कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहूँ, तो आप सबको अभी बंगाली सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हिंदी को बताइए, तो हिंदी जो है आपने थोड़ी बहुत तो सीखी है, उसको ही आप थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। तो अंतिम में मेरा कंक्लूजन ये होगा कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं है। हाँ, सब सारी भाषाओं की, जितने भी भारत भूमि में आर्यवर्त में ये भाषा है, सारी भाषाओं का मूल जो है वह संस्कृत है। और सबको आज की क्योंकि जो पीढ़ी है वह हिंदी ज़्यादा जानती है, तो हिंदी को ही एक कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहिए। बाकी ये बेटी बेटा या हिंदी इसकी बेटी उसका बेटा, ये गलत है। सबकी जो माता है वह संस्कृत ही है। ठीक है। जब एक 10वीं क्लास के छात्र को इस तरीके की बातें करते हुए देखता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है कि हमारा जो आर्य समाज है ये युवाओं को एक बहुत अच्छी दिशा दे रहा है। वरना आज के दिन जब मैं देखता हूँ 10वीं के बच्चे अलग ही क्रियाओं में लगे होते हैं। अंत में आचार्य तितिक्षा जी, आपसे मैं इस पे वार्तालाप करना चाहूँगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि आप संस्कृत की अध्यापिका हैं। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को, इस पूरी चर्चा को आप कैसे देखती हैं? मैं सबसे पहले तो आशीष भाई की बात से एक सहमत हूँ। उन्होंने एक साइकोलॉजी फैक्ट बताया था कि हम यदि हिंदी भाषी और दूसरी भाषा वाले व्यक्ति से जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है ये हमारी भाषा वाला नहीं है, थोड़ा सा इसे हटाओ। चूँकि मैं गुजरात में रही हूँ तो वहाँ गुजराती, जब लोग गुजराती भाषा में बात करते थे तो इतना अच्छा इंटरेक्शन हो नहीं पाता था। ऐसा लगता था मतलब क्या कर रहे हैं, और जब हिंदी में बात करते थे तो वहाँ अच्छा लगता था। लेकिन दूसरा फैक्ट एक ये भी था, जब गुजराती में बात कर रहे होते हैं तो एक जिज्ञासा लगी रहती है कि हम भी गुजराती सीख लें, दूसरी भाषाएं सीख लें। फिर एक मैंने जो अपने अंदर अनुभव जो मैंने किए, वो अनुभव ये थे कि एक हरियाणा का व्यक्ति है, पंजाब का व्यक्ति है, जहाँ उसकी टोन अलग होती है, उसका बोलने का लहजा अलग होता है, लेकिन बहुत सारे शब्द उसके हिंदी जैसे होते हैं। तो वहाँ हमारा उसके प्रति जो एक भाव है, प्रेम है, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा उमड़ जाता है अपेक्षाकृत गुजराती एक मराठा व्यक्ति की अपेक्षा से। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो दिमाग में है ये हमारे, वो मुझे लगता है, मुझे ऐसा हो रहा है, फील ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ऐसा करता होगा अपने उस स्तर पे। दूसरी बात, अभी मैं जो एक वर्तमान में एक ऐप आया है अरट्टई नाम का, जो जोहो के वहीं तमिल के व्यक्ति ने बनाया, तो जब ये ऐप के बारे में पता चला स्वदेशी है इतना जानकर मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैंने भी किया, बिल्कुल स्वदेशी जानकर। लेकिन वो जो नाम है अरट्टई, उसको अभी मेरा दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा। हालांकि वो संस्कृत से उसकी सिद्धि हो रही है, संस्कृत के बहुत नज़दीक वो शब्द है, लेकिन चूँकि हमारी बातचीत में वो अभी प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वो मेरा दिमाग उसे स्वीकार नहीं पा रहा। और अभी बहुत 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन उसमें ग्रुप भी बने हुए हैं, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा दिमाग। फिर जब मैंने किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात की, मैंने कहा ये स्वदेशी ऐप आ तो गया है, क्या लगता है ये इतना चल पाएगा, व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगा? उन्होंने भी ये बोला कि मुझे नहीं लगता ये व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि इसका नाम जो लिया वो एक स्पेसिफिक भाषा से आया है। या तो नाम ऐसा लो जो हिंदी भाषी वाला भी जाने, या जो एक सामान्य भाषा जो सबके लिए, वो एक बचती है इंग्लिश भाषा। तो यहाँ तक कि दो ही, जहाँ पूरे भारत में लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश तक आप जाएं, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक, यदि किसी को एक छत के नीचे आना है
तो वो 2 ही भाषा हो सकती हैं। आज की यदि मैं आज संस्कृत को जैसे बोला ही नहीं जाता, वो बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो मैं संस्कृत को डिसाइड कर रही हूँ, वो 2 भाषा, या तो इंग्लिश या हिंदी। यदि हम इंग्लिश को एक इंटरेक्शन की भाषा बना देते हैं, तो यदि हम इंग्लिश को लेकर आएंगे तो इंग्लिश के साथ साथ वो इंग्लिश अपनी संस्कृति को लेकर ज़रूर आएगी, जो कि भारत के लिए बहुत जहर है। तो इसलिए यदि एक छत के नीचे आना है जिससे कि हमारी भारत की संस्कृति भी बची रहे और हम सभी एक भाषा से जुड़े भी रहे, तो वो सिर्फ एक बचती है हिंदी, क्योंकि तमिल के जो शब्द निकलेंगे वो हिंदी भाषी वाला भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो चूँकि तमिल सिर्फ एक उधर तमिलनाडु में बोली जाती है, गुजराती सिर्फ गुजरात में बोली जाती है, मराठी सिर्फ एक महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो दूसरे राज्यों का ये कर्तव्य बनता है कि हिंदी जो है वो फिर भी इधर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश 3-4 राज्यों में ज़्यादा है इसकी बहुमतता, तो वो हिंदी भाषा को स्वीकार करे। तो यदि एक छत के नीचे आना है, बाकी तो फिर जो छोटी बुद्धि के हैं वो भाषा के पीछे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी की पूरी चर्चा से हमें 2 चीज़ें तो बहुत ही साफ साफ दिखती हैं और समझ में आती हैं। जैसे कुलदीप विद्यार्थी जी ने भी बताया, या हम सब इस चीज़ पे एग्री भी करते हैं, सब ने बताया कि संस्कृत से ही हर चीज़ का जन्म हुआ है। तो एक तो ये चीज़ 100% सच है, और दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान समय में उपयोगिता को देखते हुए अगर हिंदी के थ्रू हम सब में एक यूनिटी आ सकती है और उससे देश एक सही दिशा में जा सकता है, जिस चीज़ पे आशीष भाई भी और सभी हम लोग मत रखते हैं, तो इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि हिंदी को इस चीज़ के इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हाँ, हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कम होता है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बनती हैं। और अगर बिहार का बच्चा भी तमिलनाडु में जा रहा है या केरला का बच्चा दिल्ली में काम करने आ रहा है, तो उसको कभी भी किसी चीज़ में संकोच नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे क्या नाम है आपका? जयादित्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही, और छोटी अवस्था में उन्होंने बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने बस एक बात बोली कि बड़ी बहन, छोटी बहन, इन सब में कोई लाभ नहीं है। पर मैं एक बात कहूँगा बेटे, अगर संबंध स्थापित नहीं करोगे तो मतभेद और ज़्यादा बढ़ेगा, संबंध बढ़ाने में ही लाभ है। माँ बेटी ना मानो, बड़ी बहन छोटी बहन मान लीजिए, और बराबर की बहनें मान लो। इतना तो कह सकते आशीष जी, बराबर की तो मानते हो? अब सुन लीजिए जरा, एक मिनट, बड़ी हो ही नहीं सकती हिंदी। मैं आपकी बात, आप जैसे आप आज यहाँ कह रहे हैं ना कि हिंदी बड़ी नहीं हो सकती, इसी हट की वजह से गड़बड़ हुई है। और मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा, आप अफगानिस्तान तक चले जाइए। अभी अफगानिस्तान का एक मंत्री भारत में आया, खूब हिंदी बोल रहा था, और इन तालिबानियों के पास में कोई ऐसी तालीम नहीं है कि उनको हिंदी सिखाए और वो तुरंत सीख जाए। उनकी आम बोलचाल की भाषा है वहाँ तक वो। और ये मुझे लगता है कि हाँ, आप और हम बहुत पास रहते हैं, ये बहुत दूर है अफगानिस्तान हमसे। वहाँ का आया था मंत्री, खूब बोल रहा था हिंदी, क्योंकि उनके यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं सारी बातों को किनारे करके बस एक ही बात करूँगा कि आप अगर संबंध भी नहीं स्थापित करना चाहते तो बात खत्म कर दीजिए। बस इतना मान लीजिए, मराठी को कितने लोग बोलते हैं ये आप देख लीजिए। अगर मेरे वाले लोग मराठी बोल लेते हैं तो मैं मराठी को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार हूँ। मेरे वाले लोग, मैं एक अपनी बात पर निष्कर्ष पर पहुँच रहा हूँ, चूँकि मराठी एक छोटे क्षेत्र में बोली गई और उस पर काम नहीं हुआ उतना। आप सुनते रहना, अगर आपने काम करके हमें भी मराठी सिखा दी होती तो हम भी आज मराठा होते और आपके साथ मराठी बोल रहे होते। हिंदी के साथ काम हुआ है, एक वो लोक व्यवहार की भाषा है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मराठी शायद नहीं बोलते हो, मैं केवल मराठी की बात नहीं करता, कन्नड़ की या मलयालम की या तेलुगु की भी बात करूंगा। उसको शायद जम्मू कश्मीर का व्यक्ति नहीं जानता होगा, किसी दूसरी भाषा को कहीं दक्षिण जो भारत में और राज्य वहाँ नहीं जानता हो, लेकिन हिंदी को जानने वाला हर व्यक्ति मिलेगा। भारत में एक व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जिसके पास हिंदी के शब्द ना हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इस चीज़ को मैंने सर्वे किया घूम करके, क्योंकि उनके पास चाहे थोड़े शब्द हों या ज़्यादा हों, लेकिन ऐसे बहुत राज्य मिलेंगे जिनके पास में दक्षिण की भाषा का एक भी शब्द नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बहुत बार हम भी जाते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। चूँकि मैंने इस चीज़ पर काम किया है वर्षों तक, और मैं मतभेद नहीं चाहता, ना हम मतभेद करते, चूँकि बिछड़ों को गले लगाना है तो ना भाषा देखनी है ना भूषा देखना है।
अपना तो एक ही नारा रहा है, अब तो कोई मजहब ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, आपके और हमारे बीच की दूरियां हो ख़त्म, अगर मैं भूखा रहूं तो तुमसे भी ना खाया जाए। हम तो मतभेद भुला करके एक होने की बात करते हैं, और वो चूंकि जन जन तक पहुंच गई है हिंदी, उस हिंदी को अगर अपना लिया जाएगा तो लाभ मिलना है, हानि कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। अभी जो आपने बात कही भैया कि ऐसा कोई हमें दिखाइए जो हमारी भाषा में मराठी का शब्द हो, तो यहाँ मैं थोड़ा सा संशोधन ये करना चाहूँगी। हमें ये बोलना चाहिए, चाहे मराठा के पास शब्द हैं या हिंदी भाषियों के पास शब्द हैं, यदि हाँ एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, चूँकि हम हिंदी को जानते हैं इसलिए हमें लगता है कि उनके पास हिंदी का शब्द है, लेकिन यदि आप संस्कृत को देखें तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि यदि एक जैसे शब्द हैं तो वो संस्कृत से निकल कर आए हैं, वो हिंदी से नहीं आए। तो यहाँ हमें संशोधन करना चाहिए। और यदि संबंध बनाने वाली बात है तो संबंध देखिए, मौसी और बुआ, वो एक पापा की बहन होती है, एक मम्मी की बहन होती है, लेकिन दोनों रिश्तों में अंतर बहुत होता है। हम तो होते एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ ऊंचा नीचा हो जाता है और बहुत सारे व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए यदि अभी भी हम संबंध बनाएंगे, एक को बड़ा और एक को छोटा करेंगे, तो वही बात, वो लड़ाई झगड़ा वहीं से ही शुरू होगा, क्योंकि वो ईगो हर्ट होता है वहाँ पर। इसलिए सिर्फ एक ही बात रखें, संस्कृत की सारी बेटियां हैं, उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। बाकी जो यदि एक जैसे शब्द हमें अन्य भाषाओं में मिल रहे हैं तो वो संस्कृत से निकल कर आए हैं सारे। बिल्कुल। आपका कोई कंक्लूडिंग? मैं बोलना चाहूँगा, तितिक्षा को समझाऊंगा मैं इसको। तेरा छोटा भाई या छोटी बहन, बेटे तेरे से कभी उसने बराबरी की है? आयु में अंतर होगा, शरीर में भी अंतर होगा, कभी बनी ही नहीं। मैं बताता हूँ, मैं उसी बात पर मैं लौट करके आना चाहता हूँ। एक चीज को 65-70 करोड़ लोग बोल रहे हैं, एक को कम बोल रहे हैं। हमारा विषय ये नहीं कि आप छोटा बड़ा छोड़ दीजिए, आप संबंध भी खत्म कर दीजिए, माँ बेटी को छोड़ दीजिए, भाई बहन सबको खत्म कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अंतिम में निकल करके निष्कर्ष यही आता है। इसने जो बात बोली तितिक्षा बहन ने, वो ठीक है, मैं उससे मानता हूँ उसकी बात कि जो शब्द एक जैसे हैं वो संस्कृत से निकल करके आए और वो जननी है, ये थोड़ा ही है। इसके अलावा इंग्लिश में भी 95% शब्द तो हमारे ही हैं। हमारे यहाँ पर बेटी को दुहितर बोला जाता है, और दुहितर को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? DAUGHTER, क्या हो गया? डॉटर हो गया। हमारे यहाँ पर होम होता है, होम किसको कहते हैं? हवन को। हवन से घर कैसे सिद्ध हो गया? मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, कहने लगा गुरुजी आप कहते हो होम, और होम माने हवन भी होता है, होम माने घर भी होता है। अंग्रेज कहते हैं होम माने घर होता है। सुन लीजिए, इसी देश के अंदर उस घर को घर माना जाता था जहां हवन होता था, जहां हवन नहीं होता था उसको घर नहीं मानते थे। प्रमाण ले लीजिए। चाणक्य महाराज ने कहा स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में हवन होता है वो घर है, जिसमें हवन नहीं होता वो घर नहीं है। अंग्रेज भी समझ गया भैया जहां ये हवन कुंड होगा यही घर है, इसी को होम कहते हैं। उनने अपने घर को भी होम कहना शुरू कर दिया। हमसे बहुत सारे शब्द चले गए। शून्य है, शून्य से सिफर बना, सिफर से जिफर बना, जिफर से जीरो बन गया। तो संस्कृत तो जननी है सबकी, संस्कृत से सब लोग निकल करके आए हैं। बस हमारा यही है कि मतभेद खत्म करके जब आपस में हम बोलें तो अपनी भाषा बोलें, लेकिन ऑफिशियली या कार्यालय की अगर भाषा किसी को स्वीकार करें, पूरा देश तो हिंदी को मान ले, उसमें कोई समस्या नहीं। आशीष जी आपका क्लोजिंग रिमार्क 40 सेकंड में, ज़्यादा देर नहीं, और उसके बाद अमरजीत जी आपका क्लोजिंग रिमार्क, और फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। उसके बाद मेरा क्लोजिंग रिमार्क यही रहेगा, और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉर्थ के स्टेट्स के ऊपर भी हिंदी थोपी गई थी। अगर आप देखेंगे राजस्थान में, राजस्थान की कितनी भाषाएं हैं, लेकिन यदि आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, आपको हिंदी में देना पड़ता है। हरियाणा की खुद की भाषा हरियाणवी है, लेकिन उन्हें जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन देना पड़ता है, हिंदी में देना पड़ता है। हिमाचल की अपनी भाषाएं हैं, लेकिन उन्हें भी हिंदी में देना पड़ता है। यदि आप बिहार में जाएंगे, उन्हें भी हिंदी में देना पड़ता है। यूपी में कई भाषा है, हिंदी में देना पड़ता है। पंजाब में नहीं देना पड़ता, क्योंकि पंजाब के पास उनका खुद का फॉन्ट है, जैसे देवनागरी है वैसे उनका फॉन्ट है। उसी तरह से हिंदी को जब बनाया गया तो उसको फॉन्ट देवनागरी का दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे बड़ी बेटी छोटी बेटी, मैं नहीं मानता कि हिंदी छोटी बेटी है। मैं हिंदी को समान दर्जा ही देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यदि ये लड़ाई फैक्चुअलिटी पे गई तो आप ये बात समझिए, हिंदी बच्ची है, बहुत छोटी, अभी अभी आई है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। अगर हिंदी बच्ची होती तो दयानंद सरस्वती हिंदी में ग्रंथ नहीं लिखते।
मैं बोल रहा हूँ इस बात को- तकरार में प्यार है, तकरार में प्यार बनाए बस- रखते हैं। बस अमरजीत जी मैं इसको आपका। ख़त्म कर देता हूँ। देखिए जो इन्होंने कहा भाई साहब ने, हरियाणवी राजस्थानी, ये हिंदी की बिगड़ी हुई बोलियाँ हैं, प्रयोग हिंदी होती है, मैं उसमें आपको वो नहीं करता। आओ बड़े स्तर पे सोचते हैं और बड़े स्तर पे सोच के इस कार्यक्रम का हम एक अंत करते हैं कि हिंदी, इंग्लिश को तो खैर बाहर करिए, मराठी, बंगाली, उड़िया, बड़े स्तर पे सोचिए। ये सब की एक सर्वमत मान्यता है कि संस्कृत सबका बेस है, हाँ कि ना, ये सब मानते हैं। और क्योंकि जो साहित्यिक हिंदी स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रयोग की है वो संस्कृत के बहुत नज़दीक है। आज हम भी उत्तर भारत में उर्दू मिली हुई हिंदी बोलते हैं। ये यदि कोई साहित्यिक हिंदी बोलता है तो हम कहते हैं कि ये तो ज़्यादा ही साहित्यिक पंडित आ गया। और मैं कहता हूँ कि आप दक्षिण में जाइए और महाराष्ट्र में जाइए तो जितनी साहित्यिक हिंदी आप बोलोगे अच्छे शब्दों के साथ, वो उसको पसंद करते हैं। ऐसा मैंने सुना है, भाजपा के नेताओं से सुना है, कुछ मुरली मनोहर जोशी जी और राजनाथ सिंह जी कुछ कह रहे थे किस विषय में। तो मैं बड़े स्तर पे कहता हूँ कि ये विवाद छोड़ करके संस्कृत हमारी मूल है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है, आर्यों की भाषाओं की बात है, हम आर्य है, संस्कृत हमारा बेस है, वहीं से सब निकल के चलिए, वहीं से सब शब्द आए हैं। अतः मैं कहता हूँ कि आज की परिस्थिति के अनुसार हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज हो सकती है, हमें इसको बनाना चाहिए। इंग्लिश थोपेंगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो सारों को हटा के इंग्लिश लगा दो, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन इंग्लिश लग जाएगी भारतीयता का एक भाव भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगी। किसके लिए बैठोगे, किसका सम्मेलन करोगे, क्या बताओ। तो इंग्लिश आएगी तो कुछ और कल्चर आ जाएगी, उनकी फिलोसफी आ जाएगी, उनका ही दर्शन आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा कही जाती है, हमारे वेद, हमारे वेदांग, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, रामायण महाभारत संस्कृत में है। एक समय तक संस्कृत का प्रचार था और संस्कृत के क्योंकि बहुत नज़दीक साहित्यिक हिंदी है, उससे ये हिंदी आई और सब इसमें एक मान्यता देते हैं कि हाँ, या ये भारत की आज की एक भाषा बन सकती है, तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और वही सर्वोत्तम स्थिति है। यही मेरे इस विषय में विचार थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन को अब एंड करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सारे विद्वानों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला, और उससे भी जोरदार तालियां दर्शकों के लिए जो पिछले 2 घंटे से इसको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।